मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था हाईवे इंजीनियरिंग के टॉप एमसीक्यूज पार्ट 1, और उसके जिसमें हमने 75 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया था। और हम आपके पास नेक्स्ट लेक्चर जो है ये आज डिस्कस करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग के टॉप एमसीक्यूज के पार्ट 2, जिसमें नेक्स्ट 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको पार्ट फर्स्ट में कोई भी प्रॉब्लम आई हो या कोई भी सुझाव, तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, अपने सुझाव मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिसको मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बेस्ड हैं स्टेट पीएससी, गेट एग्जाम एंड जेई एग्जाम और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से सभी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने हाईवे इंजीनियरिंग के टॉप एमसीक्यूज के पार्ट सेकंड में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट प्रेफर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय आईआरसी फॉर हाईवे इज। तो मोस्ट प्रेफर्ड टाइप का जो ट्रांजिशन कर्व है उसमें कौन सा शेप प्रोवाइड कराते हैं हम लोग हाईवे में अकॉर्डिंग टू आईआरसी। तो हमारे पास ऑप्शन है स्पाइरल, क्यूबिक पैराबोला, पैराबोला, लेमनिस्केट। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैराबोला। तो जनरली हम मोस्ट प्रेफर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन का प्रोवाइड कराते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी फॉर हाईवे के केसेस में पैराबोला। अगर अदर इस क्वेश्चन की बात की जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में अगर हॉरिजॉन्टल कर्व की बात किया गया है उस केस में आप जनरली स्पाइरल शेप का कर्व प्रोवाइड कराते हैं। और अगर बात की जाए वर्टिकल कर्व में, और वर्टिकल में स्पेशली फॉर वैली कर्व के केस में, उस केस में आप क्यूबिक पैराबोला प्रोवाइड कराते हैं। बट इस क्वेश्चन में बात की गई है आपकी मोस्ट प्रेफर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय अकॉर्डिंग टू आईआरसी फॉर हाईवे केस में, तो जनरली आप पैराबोला कंसीडर करते हैं कि ये इजी होता है कंस्ट्रक्शन के लिए और फील्ड वर्क के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पैराबोला। और ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कि द मोस्ट प्रेफर्ड टाइप ऑफ जो ट्रांजिशन कर्व अकॉर्डिंग टू आईआरसी फॉर हाईवे इस पैराबोला पर ही प्रोवाइड करते हैं। ये इजी होता है कंस्ट्रक्शन के लिए एंड अदर फील्ड वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मिनिमम वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज। मिनिमम वैल्यू जो होती है चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वो कितनी होती है। और आपके पास ऑप्शन है 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 मीटर पर सेकंड का क्यूब। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.5 मीटर पर सेकंड का क्यूब, राइट। अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, तो चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है जिसको आप सी से डिनोट करते हैं। और सी इक्वल टू आपका फार्मूला होता है 80 डिवाइड बाई 75 प्लस वी। वी क्या होती है आपकी डिजाइन स्पीड जो होती है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। यहाँ से आप चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इसकी वैल्यू लाई करती है अकॉर्डिंग टू आईआरसी, वो वैल्यू लाई करती है आपके 0.5 से 0.8 मीटर पर सेकंड क्यूब के बीच रेंज में लाई करती है। तो जो मिनिमम वैल्यू हो गई तो 0.5 हो गई। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी होगी 0.8 मीटर पर सेकंड का क्यूब। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मिनिमम वैल्यू आपको पता है पर मैक्सिमम वैल्यू भी आपको ध्यान रखना है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं 80 डिवाइड बाई 75 प्लस बी। बट इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.5 मीटर पर सेकंड का क्यूब। ये रहा उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकंड का क्यूब एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 0.8 मीटर पर सेकंड का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड का क्यूब फॉर डिजाइन स्पीड 85 किलोमीटर पर हावर। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है 80 डिवाइड बाई 75 प्लस बी। भी यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है 85, बस आप फार्मूले वैल्यू को पुट अप कर देंगे और चेंज ऑफ एक्सेलरेशन या चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डिजाइन स्पीड अगर 85 है तो आपको पता है फार्मूला चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है 80 डिवाइड बाई 75 प्लस भी। आपको भी गिवन है 85, आप वैल्यू को पुट अप कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड का क्यूब। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.5 पर सेंटीमीटर 0.5 मीटर पर सेकंड का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ए स्टीप टेरेन द रेडियस ऑफ कर्व इज 100 मीटर एंड डिजाइन स्पीड इज 80 किलोमीटर पर हावर देन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी। तो आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ डिटेल बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप बात आई है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की, किसकी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की। तो आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू आईआरसी आप जो जनरली कंसीडर करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर फार्मूला कंसीडर करते हैं। और अगर बात की जाती
जाती है माउंटेनियस या स्टीप ट्रेन में, उस केस में आप वी स्क्वायर अपन आर कंसिडर करते हैं। आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट मेंशन है स्टीप ट्रेन, राइट। स्टीप ट्रेन के केस में कितना बताया आपको, वी स्क्वायर अपन आर। वी क्या होता है आपकी डिजाइन स्पीड जो आपको गिवन है, आर क्या होता है रेडियस आपका, वो भी आपको गिवन है। आप वैल्यू को फार्मूला में पुट अप करेंगे और आप लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो फार्मूला बताया मैंने, ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अकॉर्डिंग टू आईआरसी मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है, राइट। और अगर ये यहाँ पे प्लेन रोलिंग ट्रेन होता तो फार्मूला क्या होता है, 2.7 वी स्क्वायर अपन आर हो जाता। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में स्टेप ट्रेन के बारे में पूछा है या प्लेन या रोलिंग ट्रेन के बारे में पूछा, राइट। तो स्टीप ट्रेन के बारे में फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपन आर ओनली। अगर प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन हो तो उस केस में 2.7 वी स्क्वायर अपन आर हो जाता है। और बात की जाए इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हमने जनरली डिस्कस कर लिया, लेकिन बात की जाए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फाइंड आउट करने के, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को फाइंड करने के 3 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है चेंज ऑफ रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जो और दूसरा क्राइटेरिया होता है वो हमारा इंट्रोड्यूस करते हैं जब हम लोग सुपर एलिवेशन को, और थर्ड क्राइटेरिया होता है जो अकॉर्डिंग टू आईआरसी होता है, जो हम इस क्वेश्चन में डील करने वाले हैं। तो इस सभी क्वेश्चन को, सभी क्राइटेरिया को आप डील कर सकते हैं। आपको आई बटन में शो हो जाएगा, जहां से आप ट्रांजिशन कर का कंप्लीट लेक्चर, डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। वहां से आप ट्रांजिशन कर के बारे में डिटेल लेक्चर देख कर आप डिस्कस कर सकते हैं, और उन कुछ डिटेल लेक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिशन कर की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट इस क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा स्ट्रीट प्लेन है, तो बी स्क्वायर अपन आर, बी आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, आप पे वैल्यू पुट कर देंगे और आपको फाइंड आउट हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन में। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी वी स्क्वायर अपन आर। आपको वैल्यू पता है, वी भी पता है, आर भी पता है, आप वैल्यू को पुट अप कर देंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा 64 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 64 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टोटल शिफ्ट ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व इज। टोटल शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपका कितना होगा, आपके पास फॉर्मूला ऑप्शन है, आपका पास एल स्क्वायर अपॉन 24 आर, एल स्क्वायर अपन 12 आर, एल स्क्वायर अपन 48 आर, एल स्क्वायर अपन 96 आर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल स्क्वायर अपन 24 आर। तो टोटल शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपका कितना होगा, एल स्क्वायर अपन 24 आर। यहाँ पे एल है आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड आर है आपका रेडियस ऑफ कर्व। आप वैल्यू पुट अप कर देंगे एंड आप टोटल शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जनरल न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और आपके क्वेश्चन का रहा एक्सप्लेनेशन। टोटल शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है एल स्क्वायर अपॉन 24, जहां एल है आपके लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड आर है आपका रेडियस ऑफ द कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रूलिंग ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर ए प्लेन और रोलिंग टेरेन इज। तो रूलिंग ग्रेडियंट आपका कितना होता है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के केस में। आपके पास वेरियस ऑप्शन है 1 in 50, 1 in 20, 1 in 30 एंड 1 in 40। आपका करेक्ट आंसर है 1 in 30 अथवा 3.3%। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1 in 30। प्लेन और रोलिंग टेरेन के केस में आप रोलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कराते हैं 1 in 30 या 3.3%। अब बात आई है प्लेन और रोलिंग टेरेन की, तो उस केस में हम लोग रोलिंग ग्रेडियंट देख लिया, हमारा होता है 1 in 30 या 3.3%। अब बात की जाए लिमिटिंग ग्रेडियंट, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट हमारा होता है 5%, और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट वो होता है हमारा 6.7%। किसके केस में, प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन के केस में। सेम ऐसे ही हमारा माउंटेनियस या स्टीप ट्रेन है, उस केस में रोलिंग ग्रेडियंट हमारा होता है 5%, और लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है हमारा 6%, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है हमारा 7%। कब होता है, जब हमारा ट्रेन का एलिवेशन का लेवल है जो एबव होता है 300 मीटर से एबव होता है, उस केस में। अगर हमारा एलिवेशन का लेवल 3000 मीटर से एबव होता है, तो 3000 मीटर से अगर ऊपर होता है एलिवेशन का ट्रेन का, तो हमारा उस केस में रोलिंग ग्रेडियंट होता है 6%, लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है 7% और एक्सटर्नल ग्रेडियंट होता है 8%। तो इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। और आपको प्लेन मेनली आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन की बात करें तो प्लेन और रोलिंग ट्रेन होता है, रूलिंग ग्रेडियंट में आपका 1 in 30। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और ये रहा उसका एक्सप्लेन, रूलिंग ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो प्लेन और रोलिंग ट्रेन के केस में 1 in 30 होती है अथवा 3.3% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन फॉर ए कर्व ऑफ रेडियस 75 मीटर इज। तो आपको मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन कितना होगा किसी कर्व में, अगर रेडियस आपकी 75 मीटर है। और मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन का अकॉर्डिंग टू आईआरसी आपको फार्मूला पता है, 75 अपान आर होता है। 75 अपान आर, आर की वैल्यू आपको दी है, रेडियस की वैल्यू दी है 75, तो आप डिवाइड कर देंगे 75 डिवाइड बाई 75, आपका आएगा 1% आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1%। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन इज 75 अपॉन आर, 75 डिवाइडेड 75 इक्वल्स टू 1%। तो मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन आ गया आपका 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एंगल विच इज मेजर्ड एट द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ टू ग्रेडियंट इज कॉल्ड। तो जो एंगल जो मेजर करते हैं हम लोग चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टू ग्रेडियंट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन एंगल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी डेविएशन एंगल।
ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। द एंगल विच डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ टू ग्रेडियंट एंगल इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट था ऑप्शन नंबर सी, डेविएशन एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व इज बेस्ड ऑन। तो लेंथ ऑफ जो सबमिट कर्व होती है वो किसके बेस्ड होती है, और आपके पास ऑप्शन है कंफर्ट कंडीशन, साइड डिस्टेंस, कन्वेक्सिटी, डेविएशन एंगल। आपका करेक्ट आंसर है साइड डिस्टेंस। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो लेंथ ऑफ जो सबमिट कर्व होती है वो बेस्ड होती है हमारे साइड डिस्टेंस पे। तो अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका साइड डिस्टेंस, इसके बेस्ड होती है हमारी क्या, सबमिट कर्व। अगर बात की जाए यहीं पे अगर आपको वैली कर्व का क्वेश्चन आया था कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज बेस्ड ऑन, तो उस केस में आपका जो कंडीशन होती है वो आपका दो कंडीशन होती है, कंफर्ट कंडीशन और साइड डिस्टेंस। दोनों दोनों पे बेस्ड पे हमारी लेंथ ऑफ वैली कर्व फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर लेंथ ऑफ सबमिट कर्व बेस्ड होती है ओनली फॉर साइड डिस्टेंस के केसेस के लिए, और अगर वैली कर्व होता है तो बेस्ड होती है हमारी कंफर्ट कंडीशन और साइड डिस्टेंस दोनों पे बेस्ड होती है। तो आपको सबमिट कर्व के केस में ओनली साइड डिस्टेंस देखना पड़ता है, लेकिन अगर वैली कर्व होता है उसके में आपको कंफर्ट कंडीशन और साइड डिस्टेंस दोनों केसेस को डिस्कस करना पड़ता है। तो ये चीज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि सबमिट कर पूछा है या वैली कर पूछा है, वहां पे उसके साथ सबमिट कर ओनली आपका साइड डिस्टेंस के बेसिस पर होता है। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए रहा उसका एक्सप्लेनेशन। द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व इज बेस्ड ऑन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू केस। हाँ, अभी जैसे आपको बताया मैंने कि सबमिट कर्व किस पे बेस्ड होता है, ओनली साइड डिस्टेंस पे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे। और वैली कर्व आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको आप जनरली वैली कर्व में आप हेडलाइट साइड डिस्टेंस का यूज करते हैं बोलते हैं, और कंफर्ट कंडीशन दोनों को देखना पड़ता है। पर यहाँ इस क्वेश्चन में हम अगर सबमिट कर्व की बात करें तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे बेस्ड होता है। इसमें भी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है जब आपका लेंथ ऑफ सबमिट कर्व क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। उस केस में हमारा निकालने का तरीका अलग होता है सबमिट कर का लेंथ है। और दूसरा कंडीशन होती है जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बड़ी हो और लेंथ ऑफ वेल नहीं कर आपका सेम, लेंथ ऑफ सबमिट कर आपका छोटा हो, उस केस में हमारा कंडीशन अलग क्राइटेरिया होता है निकालने का सबमिट कर को। तो इसको जर्नल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस को देखते हैं, जब आपकी लेंथ ऑफ सबमिट कर बड़ी होगी किससे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से, उस केस में एक्चुअली में आपका जो फार्मूला होता है, अगर बात की जाए एसएसडी के केस में तो एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4 होता है। और अगर बात की जाए ओएसडी के केस में तो आपका फार्मूला होता है एन एस स्क्वायर अपॉन 9.6। ये होता है कब, जब आपकी लेंथ ऑफ सबमिट कर ग्रेटर देन हो किससे, एसएसडी केस में। और अगर आपकी लेंथ ऑफ सबमिट कर क्या हो गई, छोटी हो गई किससे, एसएसडी केस में। उस केस में आपका फार्मूला होता है एसएसडी केस में लेंथ ऑफ सबमिट कर निकालने का 2s माइनस 4.4 अपान एन, और ओएसडी केस में 2s माइनस 9.6 अपान एन। तो ये फार्मूले आपको ध्यान रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करता हूँ कि ये फार्मूला तो आपको बता दिया, पर मेन जनरल फार्मूला है, अगर आपको पता है तो आप उससे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला केस में जो जनरल फार्मूला होता है लेंथ ऑफ सबमिट कर का, इस केस में जब लेंथ ऑफ सबमिट कर ग्रेटर देन होती है किससे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से, तो उसके इसमें फार्मूला होता है जनरल फार्मूला आपका एल एस इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपान टू ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट कैपिटल एच प्लस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट स्मॉल एच का होल स्क्वायर। अब मैंने ये कैपिटल एच और स्मॉल एच क्यों बोला, तो जो कैपिटल एच होता है, जो हाइट होती है वो होती है आपके जो रोड में ड्राइवर की हाइट होती है, जो आप जनरली एसएसडी के केस में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या ओएसडी दोनों के केस में आप 1.2 मीटर लेके चलते हैं, वो होती है। और जो स्मॉल एच होती है वो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट एसएसडी के केस में 0.15 मीटर लेके चलते हैं, और ओएसडी के केस में आप लेके चलते हैं 1.2 मीटर की। ओएसडी में आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देखनी पड़ती है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट ड्राइवर की नेक्स्ट जो व्हीकल है उसका ही साइड होता है, इसलिए आपको 1.2 लेके चलते हैं। आपको ओएसडी और एसएसडी दोनों का कॉन्सेप्ट में आपको बताया था इस चीज के बारे में। तो दोनों के केस में आप वैल्यू को स्मॉल एच और कैपिटल एच की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, वहां से फार्मूला निकल के आता है एसएसडी का, निकल के आता है एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4, और दूसरा ओएसडी केस में एन एस स्क्वायर अपॉन 9.6। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आपको डिटेल लेक्चर आप जब सबमिट करके कॉन्सेप्ट देखेंगे हाईवे जीने के, तो वहाँ पे आपको डिटेल लेक्चर पता है, वहाँ पे आपको इसका डिस्कस मिल जाएगा, और वहाँ पे मैंने उसका डिटेल लेक्चर के बारे में डिस्कस किया है सबमिट करके लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको आई बटन में शो हो जाएगा, वहाँ से आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व हैविंग एसएसडी एस 150 मीटर एंड डेविएशन एंगल इज 1 इन 30 ईच। देखिए जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है लेंथ ऑफ सबमिट कर्व निकालिए। अगर आपके एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस गिवन है 150 मीटर, डेविएशन एंगल गिवन है 1 इन 30, तो आपको क्राइटेरिया नहीं पता है। क्या क्राइटेरिया नहीं पता है यहाँ पे, कि आपका लेंथ ऑफ सबमिट कर्व बड़ा है किससे, एसएसडी से, या लेंथ ऑफ सबमिट कर्व आपका छोटा है एसएसडी से। दो कंडीशन होती है सबमिट करके लेंथ को फाइंड करने की। तो जब आपको जनरली क्राइटेरिया नहीं पता होता, उस केस में आप पहला ही कंडीशन एज्यूम करके चलते हैं कि लेंथ आप जो सबमिट करोगे वो बड़ा होगा किससे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। अगर आपको गिवन नहीं तो वो कंडीशन ले लीजिए। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एसएसडी का क्या फार्मूला होता था, आपका एसएसडी का फार्मूला होता था
एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4। तो एन क्या होता था आपका डेविएशन एंगल, वो आपको गिवन है 1/30। एस क्या है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, वो भी आपको गिवन है। तो बस एन एस स्क्वायर अपन 4.4 आपको फार्मूले बस वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। और अगर यही केस ओ एस डी का होता तो उसका मैं फार्मूला लग देते आप एन एस स्क्वायर अपन 9.6, वहां से आप ओ एस डी केस में भी निकाल सकते थे। तो जनरल से आपको बस फार्मूला कॉन्सेप्ट पता है, आपको वैल्यू पुट अप करनी है और अब इसका इजिली क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन में। और ये रहा आपका एक्सप्लेन, द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज गिवन बाय एन एस स्क्वायर अपन 4.4, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड डेविएशन एंगल तो 1/30 था, तो 1 डिवाइड बाय 30 करी तो 1 डिवाइड बाय 30 आपका 4.4 के नीचे आ गया। और एस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको 150 दी थी, उसका स्क्वायर कर दिया आपने, वैल्यू को पुटअप कर दी फार्मूले में, अब सीधे आपका आंसर आ गया 170 मीटर। देखिए जो आपने जूम किया था वो भी सही निकला। आपका लेंथ आप जो सबमिट कर 170 मीटर है, जबकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 150 मीटर था, तो जो कि बड़ा था हमारा लेंथ आप सबमिट किससे, स्टॉपिंग साइड। तो आपका पहला कंडीशन भी सही था जो जंक्शन कहता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 170 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डेविएशन एंगल ऑफ द कर्व इज 1/200 एंड डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, देन कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ वैली कर्व फॉर कंफर्ट कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे वैली कर्व का कॉन्सेप्ट आ गया, लेंथ ऑफ वैली कर्व आपको निकालना है जनरली, और कंडीशन भी दिया है आपको कौन सा, कंफर्ट कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया वैली कर्व की जो लेंथ होती है वो आपकी कंफर्ट कंडीशन और हेडलाइट साइड डिस्टेंस या इसी को आप साइड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, दोनों पे बेस्ड होती है। लेकिन अगर सबमिट कर्व की लेंथ की बात की जाए तो वो ओनली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कंफर्ट कंडीशन केस में आप लेंथ ऑफ वैली कर्व को फाइंड आउट करिए। तो कंफर्ट कंडीशन केस में आपका वैली कर्व का फार्मूला होता है 2 अंडर रूट NVQ/C। ध्यान दीजिएगा 2 अंडर रूट NVQ/C। सी को मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर आप गलती यही होती है कि सी जो है, जस्ट आपने पीछे पढ़ा ट्रांजिशन कर्व में जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन था, उस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन उसका निकालने का फॉर्मूला होता है 80 डिवाइड बाई 75 प्लस बी। बच्चे यहाँ पे क्या करने लगते हैं कि 80 डिवाइड बाई 75 प्लस बी स्पीड आपको गिवन है, वहां से सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। पर आपको बता दूं मैं, ये केस है आपका वैली कर्व का, ना कि आपके सबमिट कर्व का केस है, ये ना ही आपके ट्रांजिशन कर्व का केस है। यहाँ केस है ये वैली कर्व का। और वैली कर्व का जो शेप होता है वो क्यूबिक पैराबोला होता है। तो जो आपका C इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 75 प्लस बी था, वो फार्मूला ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल होता है स्पाइरल नेचर के लिए। और वो फार्मूला जो एप्लीकेबल होता है वो आपका ट्रांजिशन कर्व में स्पाइरल नेचर के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे वैली कर्व है, यहाँ पे आपका क्यूबिक पैराबोला का शेप होता है, उस केस में ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। इस केस में जो C की वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू IRC। कितनी वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं आप अकॉर्डिंग टू IRC, आप 0.6 प्रोवाइड कराते हैं। कितनी प्रोवाइड करते हैं आप 0.6। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे 0.6 लेंगे वैल्यू, ना किसी की वैल्यू का आप फार्मूला वहाँ पे देखने लगेंगे। तो इस चीज को आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ मेजर गलती यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही होती है। तो आप सिंपल सा आपको कंफर्ट कंडीशन का बोला है, कंफर्ट कंडीशन का फार्मूला मैंने बताया 2 अंडर रूट NVQ/C। और C आपका यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है आपको पता है, गिवन होता है। अगर गिवन नहीं है तो अकॉर्डिंग टू IRC आपको पता है C की वैल्यू होती है आपकी 0.6 मीटर पर सेकंड का क्यूब। आपको उस फार्मूले से फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि वो फार्मूला ओनली फॉर ट्रांजिशन कर्व के है और उसके इसमें ही फार्मूला वो एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे वैली कर्व है, वैली कर्व ये क्यूबिक पैराबोला होता है, और क्यूबिक पैराबोला में ये फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जिसको मैं बार बार पॉइंट कर रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखना, दोनों को मिक्सअप मत कर देना आप। और 2 अंडर रूट NVQ/C है, यहाँ पे आप C की वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो ओवरऑल जो शॉर्टकट में फार्मूला बन के आएगा वो आएगा आपका 0.378 अंडर रूट NVQ, राइट। 0.378 अंडर रूट NVQ। एन क्या है डेविएशन एंगल, तो आपको वो गिवन है क्वेश्चन में, वी भी आपको गिवन है, बस आप फार्मूला वैल्यू पुटअप करेंगे और लेंथ आप वैली कर फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर कंफर्ट कंडीशन में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व फॉर कंफर्ट कंडीशन में 0.38 अंडर रूट NVQ, या इसको बोल सकते हैं 0.38 NVQ की पावर 1/2, या अंडर रूट दोनों सेम ही है आपका। बस आप यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 19.22 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C 19.22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मिनिमम लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व रिकमेंडेड बाय IRC फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph इज। तो मिनिमम लेंथ जो होती है वर्टिकल कर्व की, अब यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, जो मिनिमम लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व की होती है जो रिकमेंड करता है कौन, IRC। जब स्पीड कितनी हो, स्पीड की लिमिट कितनी दिखाई है 100 किलोमीटर पर आवर, तो उस केस में मिनिमम लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व आप कितना प्रोवाइड कराएंगे अकॉर्डिंग टू IRC, ना कि इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू IRC। तो अकॉर्डिंग टू IRC वो मिनिमम लेंथ होती है आपकी 60 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर।
ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन कि अकॉर्डिंग टू आईआरसी 60 मीटर प्रोवाइड कराते हैं जब आपकी डिजाइन स्पीड कितनी हो 100 किलोमीटर पर आवर। आज जैसे ही आप स्पीड को कम करेंगे तो ये जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि द वैल्यू डिक्रीज विथ डिक्रीज इन स्पीड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज टू अचीव। तो जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है क्या अचीव करना होता है, और आपके पास वेरियस ऑप्शन है। इसमें से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, इफिशियंट फ्री एंड रैपिड फ्लो ऑफ ट्रैफिक विथ फ्यूअर एक्सीडेंट। तो ये करना आपका जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का डिस्कस करते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव, तो इफिशिएंटली बनाना, फ्री और रैपिड फ्लो होना चाहिए, और ट्रैफिक जो में फ्यूअर एक्सीडेंट, कम से कम एक्सीडेंट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज अचीव एफिशिएंट फ्री एंड रैपिड फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड फ्यूअर एक्सीडेंट एंड पेडेस्ट्रियन आर आल्सो गिवन इंपॉर्टेंस। और पेडेस्ट्रियन को और आल्सो गिवन होना चाहिए, इंपॉर्टेंस का गिवन होना चाहिए, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज डिवाइड इनटू हाउ मेनी मेजर कैटेगरी। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की जो स्टडी है उसको कितने कैटेगरी में आप डिवाइड करते हैं मेजरली, तो आप उसको 7 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 7। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। वो जो 7 मेन मेजर कैटेगरी हैं वो कौन कौन सी होती हैं आपकी, एक होती है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस, प्लानिंग एंड एनालिसिस, जियोमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक ऑपरेशन, रोड सेफ्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपकी 7 मेजर कैटेगरी हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जिसको आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 E's ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टैंड फॉर। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो 3 E's है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पास वेरियस ऑप्शन है, इन्फोर्समेंट, एम्पावरमेंट एंड एडिकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन एक्सपल्सन, इंजीनियरिंग एजुकेशन इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग एजुकेशन एंथियाज्म। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। और जो 3 S है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में स्टैंड करता है इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है आपका लागू करना, लागू करवाना। तो जो आपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में रूल रेगुलेशन बनाते हैं उसको लागू करवाना। ये जो 3 में हमारे इंजीनियरिंग हो गया, एजुकेशन इन्फोर्समेंट, ये हमारा 3 E's रिप्रेजेंट करता है, स्टैंड करता है किसके केस में, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के केसेस में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सी। और ये रहा आपका उसका एक्सप्लेनेशन, द 3 E's ट्रैफिक इंजीनियरिंग रिप्रेजेंट इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड एनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिफरेंस इन बिटवीन द सेट ऑफ फ्रंट एक्सेल एंड रियर एक्सेल व्हाइल नेगोशिएट ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर लो। जैसे आप मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, राइट, और आप स्ट्रेट पाथ से किसी हॉरिजॉन्टल कर्व है, कोई कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, वहां पे आपका व्हीकल क्या कर रहे हैं, आप मोड़ रहे हैं, ठीक है, आपने अपने व्हीकल को, गाड़ी को मतलब आप ड्राइव कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि आपका जो जनरली जो व्हीकल होते हैं उनमें से जो फ्रंट एक्सल होता है, जो सामने का चक्का होता है उसको आप फ्रंट एक्सल बोलते हैं, जो बैक का होता है उसको रेयर एक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्रंट एक्सल है वो आपका क्या होता है, उसका डायरेक्शन का जो लोकेशन होता है वो डिफरेंट होता है, और जो रियर एक्सल होता है उसका लोकेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट, जैसे ही आप कर्व में किसी कर्व में अपनी गाड़ी को मोड़ रहे होते हैं तो उस वक्त देखेंगे कि आप जो फ्रंट एक्सल का जो लोकेशन है वो डिफरेंट रहेगा। अब बैक एक्सल का उसको क्या करता है, निगोशिएट करता है, जो फ्रंट एक्सल जिस साइड जाता है उसी को उसको पीछा करते हुए हमारा क्या जाता है, पीछे वाला रियर एक्सल है उसको मूव करता है, राइट। तो जो उनके बीच में जिस हॉरिजॉन्टल में आप जब एंट्री कर रहे होते हो उस केस में आप देखेंगे कि आपका जो फ्रंट एक्सल है और जो रियर एक्सल उसके बीच में डिफरेंस होता है। वो जो डिफरेंस होता है उसी को आप बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग। क्या बोलते हैं उसको, ऑफ ट्रैकिंग। इसीलिए आप एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कराते हैं अपने हॉरिजॉन्टल कर्व की रोड में, जब आपने एक्स्ट्रा वाइडनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो इसीलिए आप उसको आप बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग, या इसी को बोलते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वाइडनिंग भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑफ ट्रैकिंग। So the difference in between the set of front axle and rear axle while negotiate a horizontal curve is called off tracking, या इसी को आप बोल सकते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग। क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, वेन एवर ए फोर व्हील्ड व्हीकल सच एज ए बस और ट्रक negotiate the horizontal curve then there is a centrifugal force induced and a difference is formed between front and rear axle which is called off tracking। तो आप उसको बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए व्हील बेस ऑफ 6.5 मीटर निगोशिएट्स ए 35 मीटर कर्व, फाइंड द ऑफ ट्रैकिंग। अब ये अच्छा क्वेश्चन आ गया
कि आपको फाइंड करना है ऑफ ट्रैकिंग करना है। और जनरली ऑफ ट्रैकिंग का फार्मूला होता है आपका एल स्क्वायर अपॉन 2r। क्या होता है? एल स्क्वायर अपॉन 2r। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ व्हील बेस होती है। आर क्या होता है? आपका रेडियस। क्वेश्चन में आपको गिवन है लेंथ ऑफ व्हील बेस गिवन है कितना 6.5 मीटर, और कर्व का रेडियस भी कितना गिना है आपको 35 मीटर। तो आपको ऑफ ट्रैकिंग निकालना है। ऑफ ट्रैकिंग का फार्मूला होता है आपका एल स्क्वायर अपॉन 2r। इसी ऑफ ट्रैकिंग को आप क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वाइडनिंग भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैक है नंबर ऑफ लेन की बात हुई होती तो यही फार्मूला आपका एन एल स्क्वायर अपॉन 2r हो जाता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ लेन या नंबर ऑफ ट्रैक। पर यहाँ पे किसी नंबर ऑफ ट्रैक या नंबर ऑफ लेन की बात नहीं की गई है, तो आपका जनरली फार्मूला होगा आप ट्रैकिंग का एल स्क्वायर अपॉन 2r। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे कि एल की वैल्यू आपको पता है 6.5 मीटर, आर की वैल्यू पता है 35, तो वहां से आपका आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में। और ये रहा आपका ऑफ ट्रैकिंग एल स्क्वायर। ऑफ ट्रैकिंग का फार्मूला रहा आपका एल स्क्वायर अपॉन 2r। एल की वैल्यू पता है आपको, आर की वैल्यू पता है, आपने वैल्यू को पुट अप किया और आपका आंसर आ गया 0.6 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 0.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ए ब्रेकिंग टेस्ट ए व्हीकल वाज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड वाज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक। द स्किड मार्क्स वेयर 10 मीटर इन लेंथ, डिटरमाइन द स्किड रेजिस्टेंस। तो आपको क्या निकालना है? स्किड रेजिस्टेंस। बड़े ध्यान से देखिएगा कि आपको स्किड रेजिस्टेंस निकालना है। और स्किड रेजिस्टेंस का जो है आपको फार्मूला है, तो आपको जनरली बता दूं कि स्किड डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला होता है एल इक्वस टू यू स्क्वायर अपॉन 2gf। क्या होता है आपका स्किड डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस का? एल इक्वस टू यू स्क्वायर अपॉन 2gf। एल क्या होता है आपकी स्किड डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस, राइट। यू क्या होती है? स्पीड होती है जो आपकी गिवन होती है, राइट। 2g होती है ग्रेविटी। और F क्या होता है आपका? F ही होता है आपका स्किड रेजिस्टेंस। तो आपको सभी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। जैसे आपको स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर, राइट। स्किड मार्क वही स्किड डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस भी गिवन है आपको कितनी? 10 मीटर गिवन है, राइट। आपको फाइंड करना है स्किड रेजिस्टेंस। आप फार्मूला वैल्यू को पुटअप कर देंगे, आपको इजिली फाइंड आउट होगा स्किड रेजिस्टेंस। और स्किड रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला होता है आपका रिटार्डेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इसी को आप जनरली बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। ये भी आपका स्किड रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। दो आपके जो वेरियस फार्मूले होते हैं, जिसमें से एक फार्मूला ये भी होता है आपका कि लेंथ से इसके डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका जो कि यू स्क्वायर, यू मतलब जो स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2gf। यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग अपने आंसर एक्सप्लेनेशन में। और ये रहा आपका स्पीड आपने कन्वर्ट कर ली इसको मीटर पर सेकंड में 3.6 से डिवाइड करके, तो आपका ये 12.5 मीटर पर सेकंड में आ गई। ब्रेकिंग डिस्टेंस जैसा कि आपको पता है ब्रेकिंग डिस्टेंस या स्किड डिस्टेंस, इसका फार्मूला होता है एल इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2gf। आपका एल जो दिया था स्किड मार्क कितना दिया 10, तो आपने 10 पुट अप कर दी। स्पीड आपको गिवन है 12.5, तो आपने 12.5 का होल स्क्वायर कर दिया। 2 जी की वैल्यू 9.81, एफ आपको होता है स्किड रेजिस्टेंस, तो वहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे स्किड रेजिस्टेंस 0.79। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 0.79। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन इंटेलिजेंट ड्राइवर हु कंज्यूम्ड एल्कोहल विल हैव ए चांस। आप तो कोई हमारा इंटेलिजेंट ड्राइवर है और उसने अल्कोहल को कंज्यूम किया हुआ है, तो क्या चांसेस हो सकते हैं? इंक्रीज अलर्टनेस, इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम, इंक्रीज इन स्पीड या इंक्रीज इन जजमेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन अपने। ये रहा आपका explanation. A person who is extremely intelligent, if he consume alcohol, then there is a chance of losing his control over mind temporarily and will have an increase in reaction time। तो बस सिंपल सा बात है, अगर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन है और कंज्यूम करता है अल्कोहल, उस चांस होगा कि अपने माइंड को क्या कर देगा? कंट्रोल कर देगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, एंड उस चांस में आपका जो रिएक्शन टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन करेक्ट था आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द पॉल्यूटेंट मोस्टली रिलीज बाय ऑटोमोबाइल्स। तो जो पॉल्यूटेंट जो होता है मोस्टली रिलीज होता है हमारे ऑटोमोबाइल में, वो होता है हमारा सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। द pollutant mostly released by automobile is CO. When it is mixed with the hemoglobin, it forms carboxyhemoglobin, which is very dangerous for health. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द विड्थ रिकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर ऑल टाइप ऑफ व्हीकल। तो ऑल टाइप ऑफ व्हीकल की जो विड्थ होती है उसको कितना रिकमेंड करता है अकॉर्डिंग टू आईआरसी? आपके पास वेरियस ऑप्शन है 1.5 टू 2.53 मीटर। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर। 2.5 मीटर आपका विड्थ रिकमेंड करता है अकॉर्डिंग टू आईआरसी ऑल टाइप ऑफ व्हीकल के लिए।
ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। आईआरसी रिकमेंड करता है 2.5 मीटर टाइप ऑल टाइप ऑफ व्हीकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इज 6.17 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, देन द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस इज। जस्ट आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैं डिस्कस किया था कि आपकी जो स्किड रेजिस्टेंस होती है, एवरेज स्किड रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात की जाए अगर स्किड का कॉन्सेप्ट है उसका हम एक्सेलरेशन करना यूज करते हैं, हम रिटार्डेशन भी उसको बोलते हैं। तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.81, तो बस एक्सेलरेशन डिवाइड बाय ग्रेविटी कर देंगे और आपको इसके डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस F इक्वल्स टू A अपॉन G। ए है आपका एक्सलेशन, जी है आपका ग्रेविटी, आपने वैल्यू को पुट अप किया और आपको फाइंड आउट होगी एवरेज स्किड रेजिस्टेंस जो कि होगी 0.62। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 0.62। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रैफिक वॉल्यूम इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन। ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, इसको आप यूजली किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो ट्रैफिक वॉल्यूम पहले समझ लीजिए। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, जितने आप मान लीजिए कोई रोड है आपकी, राइट, कोई रोड है, उस रोड में आपने कोई सेक्शन ले लिया या कोई नंबर सेक्शन ले लिया, 1 बाय 1 ले लिया या ट्रेवर्स लाइन ले ली कोई, राइट। उसमें जितने नंबर ऑफ व्हीकल पास कर जाएंगे किसी गिवन टाइम पे या किसी पर यूनिट टाइम पे, उसको आप बोलते हैं उसका ट्रैफिक वैल्यूम। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक वैल्यूम। मान ली कोई सेक्शन लिया रोड का, उसे जितने नंबर ऑफ व्हीकल आपके गिवन टाइम पे या किसी यूनिट टाइम पे पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उनको आप बोलते हैं ट्रैफिक वैल्यूम, जिसको आप एक्सप्रेस करते हैं पीसीयू से, पैसेंजर कार यूनिट से। तो ये आपको ट्रैफिक वैल्यूम भी समझाती है क्या होता है, इसकी यूनिट होती है आपकी पीसीयू। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी पीसीयू, पैसेंजर कार यूनिट। आप बात करते हैं पैसेंजर कार यूनिट क्या होती है, तो आपको जनरली पता है कि व्हीकल जो आपके पेमेंट में या रोड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्हीकल क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो उन सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप व्हीकल को एक स्टैंडर्ड व्हीकल में कन्वर्ट करते हैं, उस यूनिट को ही आप बोलते हैं पीसीयू, पैसेंजर कार यूनिट। तो आपको समझ में आ गया होगा पीसीयू क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। इन इंडिया द ट्रैफिक इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया? हेट्रोजीनियस का मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो व्हीकल आपके रोड में मूव करते हैं उसको आप हेट्रोजीनियस कंडीशन बोलते हैं। तो जैसे 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, कोई ट्रक, तो इस टाइप के व्हीकल आपको, इसको हेट्रोजीनियस केस हो गया आपका। सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ व्हीकल्स, सो एवरी व्हीकल इज एक्सप्रेस्ड विद द सेम यूनिट पीसीयू विच मींस पैसेंजर कार यूनिट। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो एवरी व्हीकल को आप सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं उसी को आप बोलते हैं पीसीयू, पैसेंजर कार यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी पीसीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द नंबर ऑफ व्हीकल दैट पासेस थ्रू ए ट्रेवर्स लाइन ऑफ ए रोड एट ए गिवन टाइम इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो अभी जस्ट आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ व्हीकल आपके क्रॉस कर जाएंगे किसी स्पेसिफाइड टाइम पे, या मान लीजिए किसी स्पेसिफाइड गिवन टाइम पे जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस कर जाएंगे, किसी भी नंबर ऑफ क्रॉसिंग कर जाएंगे, या किसी सेक्शन को या किसी भी ट्रेवर्स लाइन को, उसको आप बोलते हैं ट्रैफिक वैल्यूम। तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रैफिक वैल्यूम। तो वही है, द नंबर ऑफ व्हीकल दैट पास थ्रू ए ट्रेवर्स लाइन, sorry, transverse line of a road at a given time in a specified direction is called traffic flow। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपके क्वेश्चन का explanation. The number of vehicles that pass through a transverse line of a road at a given time in a specified direction is called traffic flow, अथवा इसी को आप बोलते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम, जिसकी यूनिट होती है आपकी पीसीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रैफिक द ट्रैफिक दैट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन 365 डेज ऑफ द ईयर इज कॉल्ड। तो जो ट्रैफिक जो आपकी बेस्ड होती है किस पे, 365 डेज के बेस पे, उसको आप क्या बोलते हैं? तो उसको आप बोलते हैं एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। क्या बोलते हैं? एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी AADT। इसको आप AADT भी या एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक बोलते हैं। और ये रहा आपका, द ट्रैफिक दैट प्रिपेयर्ड ऑन 365 डेज इज कॉल्ड AADT या एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चार्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द ट्रैफिक इज कॉल्ड। तो जो चार्ट शो करता है हमारा ट्रैफिक का वेरिएशन,
कैसा ट्रैफिक का वेरिएशन कि मान लीजिए ट्रैफिक का वेरिएशन दिन में डिफरेंट है, नाइट में डिफरेंट है, सीजन वाइज डिफरेंट है, ठंडी में डिफरेंट है, गर्मी में डिफरेंस है, राइट, मंथली वाइज डिफरेंस है। तो इस टाइप का जो वेरिएशन शो करता है उस चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चार्ट को हम बोलते हैं वेरिएशन चार्ट। क्या बोलते हैं, वेरिएशन चार्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वेरिएशन चार्ट। अभी ये थी बात इस क्वेश्चन की। अगर बात की जाए ट्रेंड चार्ट की, तो ट्रेंड चार्ट क्या होता है आपका, तो ट्रेंड चार्ट क्या कहता है, ट्रैफिक के रेट ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ट्रैफिक के रेट ऑफ ग्रोथ मतलब ईयर बाय ईयर जो ट्रैफिक में ग्रोथ हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है ट्रेंड चार्ट। और वेरिएशन चार्ट आपका जो वेरिएशन होता है ट्रैफिक में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको दोनों को ध्यान रखना है। बट इस क्वेश्चन की बात करें जाए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, वेरिएशन चार्ट। ये रहा उसका एक्सप्लेन, द चार्ट शोइंग इन द वेरिएशन ऑफ ट्रैफिक आर कॉल्ड वेरिएशन चार्ट, विच शो द वेरिएशन इन अ डे, टाइम, ईयर एंड सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रैफिक डिजाइन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। ट्रैफिक डिजाइन करते हैं इंडिया में किस पे बेस्ड होती है, 10 हावरली वैल्यूम, 20, 30 या 45 हावरली वैल्यूम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थी 30 हावरली वैल्यूम। इसी को आप बोलते हैं 30 हाईएस्ट हावरली वैल्यूम या के 30 भी इसको आप डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थी 30 हाईएस्ट हावरली वैल्यूम के अकॉर्डिंग आप ट्रैफिक डिजाइन करते हैं इन इंडिया में। आइए रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। इन इंडिया द ट्रैफिक डिजाइन इज बेस्ड ऑन 30 हाईएस्ट हावरली वैल्यूम विच इज कंसिडर्ड एज पीक फैक्टर फॉर ट्रैफिक डिजाइन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 मिनट काउंट एट ए ट्रैफिक जंक्शन इज 50, फाइंड द हावरली काउंट। तो 5 मिनट का जो ट्रैफिक काउंट है जो आपको फाइंड हुआ है वो कितना हुआ है, 15 निकालना है। और आपको पता निकालना है हावरली काउंट। तो सिंपल से क्वेश्चन है। तो 5 मिनट का अगर ट्रैफिक जंक्शन आप कितना 50 है तो हावरली काउंट होगा 15 × 12 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 180। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, 180। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, द हावरली काउंट 15 × 12, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट ऑन ए रोड is 150 and daily factor is 1.1 and seasonal factor is 1.2 then ADT is। तो जैसा कि आपसे पूछा है एडीटी, यहाँ एडीटी का मतलब हो गया आपका एवरेज डेली ट्रैफिक। क्या पूछा है, एवरेज डेली ट्रैफिक। आपको ट्रैफिक वॉल्यूम गिवन है, ट्रैफिक वॉल्यूम कितना गिवन है, 150 गिवन है, राइट। और डेली फैक्टर कितना गिवन है, 1.1 और सीजनल फैक्टर कितना गिवन है, 1.2। तो आपसे पूछा है एवरेज डेली ट्रैफिक कितना होगा। एवरेज डेली ट्रैफिक का जनरली निकालने का फार्मूला होता है, वो होता है आपका ट्रैफिक वॉल्यूम इनटू डेली फैक्टर इनटू सीजनल फैक्टर इनटू वेदर फैक्टर, राइट। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वेदर फैक्टर गिवन नहीं है तो आप डेली फैक्टर एंड सीजनल फैक्टर ही लेंगे। तो आपका एडीटी निकालने का फार्मूला हो जाएगा क्या, यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम इनटू डेली फैक्टर इनटू सीजनल फैक्टर। तो आप इनका मल्टीप्लाई करा देंगे और आपको फाइंड आउट हो जाएगा एडीटी, एवरेज डेली ट्रैफिक फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, एडीटी ट्रैफिक वॉल्यूम इनटू डेली फैक्टर इनटू सीजनल फैक्टर। आपने वैल्यू को मल्टीप्लाई कराया, आपका आंसर आया 198। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 198। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द रनिंग स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज इक्वल टू, रनिंग स्पीड जो होती है वो किसके इक्वल होती है, और आपके पास ये वेरियस ऑप्शन है। तो रनिंग स्पीड से रिलेटेड मैं समझा दूं कॉन्सेप्ट, सिंपल सा आप देख लीजिए। अगर आपको दिल्ली से आगरा जाना है, राइट, कहाँ से, दिल्ली से आगरा जाना है। दिल्ली से आगरा जाने में मान लीजिए आपको कितने लगे, एग्जाम्पल के लिए आपको कितना लगा, 5 आवर लगे। कितना लगा, 5 आवर लग गए, राइट। दिल्ली से आगरा जाने में आपको 5 आवर्स लग गए। बट आपने दिल्ली से आगरा जाते समय आप कहीं पेट्रोल या डलवाने के लिए या कहीं पे आप रुके होंगे, दिल्ली से आगरा जाने में जो आपको डिले लगा, तो 5 आवर्स जो आपकी जर्नी टाइमिंग रही वो टोटल जर्नी टाइम रही, वो ट्रेवल टाइम रही कितनी, 5 आवर है, राइट। और उसमें जो डिले लगा वो डिले हमारा जैसे पेट्रोल के लिए या अदर चीज़ों के लिए जो डिले लगा उसको माइनस कर देंगे, जर्नी टाइम को माइनस कर देंगे। और जितना डिले टाइम हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला कि रनिंग टाइम है वो कितना हुआ। सेम ऐसा कॉन्सेप्ट होता है स्पीड के केस में। तो जो रनिंग स्पीड ऑफ व्हीकल होती है वो डिपेंड करती है हमारी क्या, ट्रेवल स्पीड माइनस क्या कर देंगे उसमें, डीएलएम को माइनस कर देंगे, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं रनिंग स्पीड को। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रेवल स्पीड माइनस डिले इस इक्वल हो जाएगा आपका रनिंग स्पीड के। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, द रनिंग स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस विथ ए टाइम ऑफ ट्रेवल एंड सब्सट्रैक्टिंग द डिले। तो आपका यहाँ से रनिंग स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो स्पीड मेजर करना किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं स्पॉट स्पीड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पॉट स्पीड। तो ए स्पीड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पॉट स्पीड, राइट। अब स्पॉट स्पीड की बात है, स्पॉट स्पीड को जो मेजर करते हैं उसके क्या क्या मेथड होते हैं? जनरल एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो स्पॉट स्पीड को मेजर करने के जो मेथड होते हैं हमारा होते हैं इनोस्कोप, लूप डिटेक्टर, फिर सर कॉन्टेक्ट ट्यूब। आप जर्नल एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखे होंगे कि स्पॉट स्पीड को मेजर करने के जो मेथड होते हैं जर्नल एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है स्पॉट स्पीड वो स्पीड होती है जो किसी भी इंस्टेंट टाइम में आप मेजर कर लेते हैं, और उसको मेजर करने का जो मेथड होता है वो होता है आपका इनोस्कोप, लूप डिटेक्टर एंड प्रेशर कॉन्टेक्ट ट्यूब। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, द स्पीड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पॉट स्पीड, ये इसी को आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। Running speed is during travel and the average speed of travel is travel speed. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? और आपके पास ये ऑप्शन है। तो ट्रेवल स्पीड इक्वल टू रनिंग स्पीड, ट्रेवल स्पीड लेस देन रनिंग स्पीड, ट्रेवल इज ग्रेटर देन रनिंग स्पीड, ट्रेवल स्पीड इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ रनिंग स्पीड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ट्रेवल स्पीड लेस देन रनिंग स्पीड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको अच्छी तरह पता है कि जो ट्रेवल स्पीड होगी आपकी हमेशा कम होगी, किससे? रनिंग स्पीड से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ट्रेवल स्पीड लेस देन रनिंग स्पीड, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, रनिंग स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रेवल स्पीड एज द ट्रेवल स्पीड ऑलवेज इंक्लूड्स द स्टॉप डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीक आवर फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ। पीक आवर फैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, वो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? एडीटी, एडीटी, पीसीयूटीएफ। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, एएडीटी, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक के फॉर्म में आप पीक आवर फैक्टर को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। और रहा आपका एक्सप्लेनेशन, पीक आवर फैक्टर इज एक्सप्रेस द परसेंटेज ऑफ एएडीटी, इट इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड मेजर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रैफिक स्पीड स्टडी आर कंडक्टेड? कितने टाइप की आप ट्रैफिक स्टडी को, स्पीड स्टडी को कंडक्ट करते हैं? तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू। ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर है टू। तो टू टाइप की आप ट्रैफिक स्पीड स्टडी को आप स्टडी करते हैं। पहली होगी आपकी स्पॉट स्पीड और दूसरी होगी आपकी स्पीड एंड डिले स्टडी। ये रहा उसका एक्सप्लेन, द टू टाइप के आप स्टडी करते हैं स्पीड की, एक होती है स्पॉट स्पीड, दूसरी होती है स्पीड एंड डिले स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ स्पेस मीन स्पीड ऑफ व्हीकल इज 50 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम मीन स्पीड विल बी। तो आपको ऑलवेज पता है कि आपकी जो स्पेस मीन स्पीड है वो ऑलवेज क्या होती है? लेस देन होती है टाइम मीन स्पीड की। मतलब आपकी जो टाइम मीन स्पीड होती है हमेशा ज्यादा होती है किससे? स्पेस मीन स्पीड से। तो अगर स्पेस मीन स्पीड के कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर है, तो जाहिर सी बात है आपका जो टाइम मीन स्पीड होगा वो ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन होगा किससे? 50 किलोमीटर पर आवर से। तो देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन है ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आपका explanation, the time mean speed will always be greater than space mean speed and it will be greater than 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जियोमेट्रिक डिजाइन इन इंडिया आर डिजाइंड फॉर। जियोमेट्रिक डिजाइन इन इंडिया आर डिजाइंड फॉर 85 परसेंटाइल स्पीड, 50 परसेंटाइल स्पीड, 98 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल स्पीड। तो जियोमेट्रिक डिजाइन इन इंडिया में आप डिजाइन करते हैं 98 परसेंटाइल स्पीड के बेसिस पे, इसको आप डिजाइन स्पीड भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 98th परसेंटाइल स्पीड। अगर बात करते हैं 85 परसेंटाइल स्पीड की, तो ये आपकी होती है अपर सेफ लिमिट स्पीड होती है। 50 परसेंटाइल स्पीड ये आपकी लोअर सेफ लिमिट होती है, और 98 परसेंटाइल स्पीड ये आपकी डिजाइन स्पीड होती है। इसी के बेस पे आप इंडिया में डिजाइन करते हैं, ज्योमेट्री डिजाइन करते हैं इन इंडिया में क्या? स्पीड लिमिट को, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, द इंडिया मोस्टली द रोड ज्योमेट्री आर डिजाइन 98 परसेंटाइल स्पीड। जो 85 परसेंटाइल स्पीड होती है वो आपकी अपर लिमिट होती है, और जो लोअर सेफ लिमिट होती है वो 50 परसेंटाइल स्पीड होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द वीविंग मैन्योर इज ए टाइप ऑफ, तो जो वीविंग मैन्योर होता है वो किस टाइप का होता है? मर्जिंग, डाइवर्जिंग, इंटरसेक्शन या क्रॉसिंग? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रॉसिंग। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, द वीविंग मैन्योर इज ए टाइप ऑफ क्रॉसिंग मैन्योर एज इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ट्रैफिक फ्लो, तो इनमें से हमारा कौन सा ट्रैफिक फ्लो को अफेक्ट नहीं करता है? ऑप्शन आपका, व्हीकल ट्रेवलिंग स्पीड, तो जाहिर सा होता है स्पीड तो ट्रैफिक फ्लो को अफेक्ट करेगी, राइट। अगर बात करें वेदर कंडीशन भी आपके ट्रैफिक फ्लो को अफेक्ट करती है। ज्योमेट्रिक डिजाइन ये भी ट्रैफिक फ्लो को अफेक्ट करती है, लेकिन लेंथ ऑफ व्हीकल आपके ट्रैफिक फ्लो को अफेक्ट नहीं करेगी। ट्रैफिक फ्लो का कोई रिलेशन नहीं होता लेंथ ऑफ व्हीकल से, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ व्हीकल। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, ट्रैफिक फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द व्हीकल एज इट इज नॉट रिलेटेड टू द फ्लो। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्पीड एट विच द वैल्यू ऑफ टाइम हेडवे इज लोवेस्ट रिप्रेजेंट द, तो उस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्टिमम स्पीड, उसको आप बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिमम स्पीड। और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, द स्पीड एट विच द वैल्यू ऑफ टाइम हेडवे इज लोवेस्ट रिप्रेजेंट द ऑप्टिमम स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द व्हीकल पर यूनिट लेंथ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो सिंपल सा, जो नंबर ऑफ व्हीकल, आपको बता दूं मैं फिर से कि नंबर ऑफ व्हीकल एकोमोडेट पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी गिवन टाइम या एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बोल सकते हैं, तो उसको आप बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। यहाँ पे इसके जस्ट पहले आपको था ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक फ्लो क्या होता है? नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस किसी भी सेक्शन को या किसी भी ट्रांसवर्स लाइन को क्रॉस करते हैं, जितने नंबर ऑफ व्हीकल किसी गिवन यूनिट टाइम पे या किसी पर यूनिट टाइम पे, उसको आप बोलते हैं ट्रैफिक फ्लो या ट्रैफिक वॉल्यूम। पर यहाँ पे डेंसिटी की बात हो रही है, तो जितने नंबर ऑफ व्हीकल एकोमोडेट करेंगे किसी भी रोड की लेंथ को, यूनिट रोड की लेंथ को किसी भी टाइम पे, उसको आप बोलते हैं डेंसिटी। तो लेंथ की बात हो रही तो उस केस में डेंसिटी, अगर टाइम की बात हो रही तो उस केस में ट्रैफिक फ्लो या ट्रैफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है, द व्हीकल पर यूनिट लेंथ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डेंसिटी। और इसी डेंसिटी में जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो की स्पीड क्या हो, जहाँ पे मान लीजिए कोई रोड का सेक्शन है, वहाँ पे ट्रैफिक फ्लो की स्पीड कितनी हो, जीरो हो, तो उस केस में आप उसको बोलते हैं जैम डेंसिटी। क्या बोलते हैं? जैम डेंसिटी, राइट। तो डेंसिटी आपका क्या होगी, द व्हीकल पर यूनिट लेंथ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेंसिटी। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, at any instant of time the vehicle per unit length are called as density, if traffic speed 0 then it is called jam density। और आपको बता दूं डेंसिटी को आप मेंशन करते हैं, डिनोट करते हैं k से, और जैम डेंसिटी को आप करते हैं k j से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव व्हीकल इज कॉल्ड, तो दो कंसेक्यूटिव व्हीकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप बोलते हैं स्पेस हेड वे। क्या बोलते हैं? स्पेस हेड वे। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पेस हेड वे। जनरली अगर आप ज्योमेट्री डिजाइन में डिस्कस करते हैं तो उस केस में आप इसको बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अगर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो उस केस में आप बोलते हैं इसको स्पेस हेड वे, लेकिन दोनों एक ही चीज है। जो डिस्टेंस बिटवीन दो कंसेक्यूटिव व्हीकल के बीच, दो व्हीकल के बीच में जो डिस्टेंस में होती है उसको आप बोलते हैं स्पेस हेड वे। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ये रहा उसका एक्सप्लेन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव व्हीकल इज कॉल्ड स्पेस हेड वे एंड इट इज मेजर फ्रॉम हेड टू हेड ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मैक्सिमम जैम डेंसिटी अकर एट, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम जैम डेंसिटी आपको क्या अकर करेगी? सिंपल सा होता है आपका जीरो स्पीड जब होगा, जब ट्रैफिक का फ्लो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब व्हीकल का जो स्पीड क्या होगा, जीरो होगा, उसके इसमें मैक्सिमम जैम डेंसिटी क्या करेगी, जैम जाम की डेंसिटी अकर करेगी। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है जीरो स्पीड। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, द मैक्सिमम जैम डेंसिटी अकर एट जीरो स्पीड विच इंडिकेट्स that there is no movement of vehicle and density is maximum। जब डेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी और मूवमेंट क्या होगा, एक भी नहीं होगा, उस केस में आप मैक्सिमम जैम डेंसिटी क्या करेगी, अकर करेगी कहाँ, जीरो स्पीड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ द स्पेस हेडवे इज 7 मीटर देन द जैम डेंसिटी इन व्हीकल पर किलोमीटर इज, अगर स्पेस हेडवे आपका 7 मीटर तो जैम डेंसिटी आपका कितनी होगी? और इसका फार्मूला होता है कि स्पेस जैम डेंसिटी का, जैम डेंसिटी इक्वल्स टू
1000 अपॉन एस। एस क्या होता है आपका स्पेस हेडवे, इसको आप साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आप इसको स्पेस हेडवे बोलते हैं। तो जैम डेंसिटी होता है आपका 1000 अपॉन एस। एस होता है आपका स्पेस हेडवे जो कि गिवन है, आपको कितना गिवन है, 7 मीटर गिवन है। 1000 अपॉन 7 तो आपका आ जाएगा 142। तो जो आपकी जैम डेंसिटी निकल के आएगी 142 व्हीकल पर किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 142। और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। जेम डेंसिटी इक्वल्स टू 1000 अपॉन एस। एस का था 7 मीटर, आपका आंसर आ गया 142 व्हीकल पर किलोमीटर। जेम डेंसिटी को डिनोट कैसे करते हैं, के जे से। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम स्पेस हेडवे इंक्रीज विथ। तो मिनिमम स्पेस हेडवे कब इंक्रीज होता है? अब सिंपल सा स्पेस हेडवे क्या था, स्पेस हेडवे था जब दो कंसेक्यूटिव व्हीकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप बोलते हैं स्पेस हेडवे। अब वो इंक्रीज कब होगा? सिंपल सी बात है, अगर व्हीकल की लेंथ बढ़ेगी, व्हीकल की लेंथ बढ़ेगी तो वो स्पेस हेडवे क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। देखते हैं ऑप्शन, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ व्हीकल। तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शनों के बारे में देख लेते हैं। तो इंक्रीज इन विड्थ ऑफ व्हीकल, विड्थ से कोई लेना देना नहीं है स्पेस हेडवे का, वेट से कोई लेना देना नहीं है, विड्थ ऑफ पेमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ व्हीकल। व्हीकल की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो स्पेस हेडवे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द मिनिमम स्पेस हेडवे इंक्रीज विद द लेंथ ऑफ द व्हीकल, इफ द लेंथ इज मोर देन द हेडवे विल बी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा इक्वेशन आपके करेक्ट है? इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Q इक्वल्स टू के वी। Q होता है आपका ट्रैफिक फ्लो, K होता है आपकी ट्रैफिक डेंसिटी, और V होता है आपका स्पीड। तो ट्रैफिक फ्लो इक्वल्स टू ट्रैफिक डेंसिटी इनटू स्पीड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। ये रहा आपका ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन। डेंसिटी को आप व्हीकल पर किलोमीटर यूनिट होती है, वेलोसिटी की आपकी kmph, एंड ट्रैफिक फ्लो की यूनिट होती है आपकी व्हीकल पर मिनट। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम जैम डेंसिटी अकर। मैक्सिमम जैम डेंसिटी अकर करती है, आपके पास ऑप्शन है KJ बाई 2, KJ बाई 3, KJ बाई 4। जो मैक्सिमम जैम डेंसिटी अकर करती है आपकी KJ बाई 2 में, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, KJ बाई 2। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। द मैक्सिमम जैम डेंसिटी अकर एट k इक्वल्स टू KJ बाई 2, राइट। और अगर मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो ये होती है VF बाई 2। VF क्या होता है यहाँ पे, फ्री मीन स्पीड होती है। फ्री मीन स्पीड क्या होती है, तो आपको फिर से बता देता हूँ। फ्री मीन स्पीड मतलब आपका कोई भी ट्रैफिक, आपका व्हीकल मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी पेडेस्ट्रियन वॉकिंग सिस्टम नहीं है, मतलब फ्रीली मूव कर सकता है, उसको आप बोलते हैं फ्री मीन स्पीड। तो मतलब ये एक टाइप की क्या स्पीड हो गई, आइडियल स्पीड हो गई। आइडियल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो फ्री मीन स्पीड आपकी ये हो गई। तो फ्री मीन स्पीड का जो हाफ होगा वो आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी। और मैक्सिमम जैम डेंसिटी अगर करती है जब KJ बाई 2 के केस में। तो ये आपको रिलेशनशिप याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात की जाए मैक्सिमम फ्लो की, तो मैक्सिमम फ्लो होता है आपका 1/4 इंटू फ्री मीन स्पीड इंटू जैम डेंसिटी। तो मतलब VF इंटू KJ/4 होता है आपकी मैक्सिमम फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द जैम डेंसिटी इज 145 व्हीकल पर किलोमीटर। जैम डेंसिटी कितनी गिवन है आपको, 145 व्हीकल पर किलोमीटर, राइट। एंड फ्री मीन वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको, 60 किलोमीटर पर आवर। देन द मैक्सिमम कैपेसिटी फ्लो निकालना है। अब जस्ट आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है, V1/4 VF इंटू KJ। VF क्या होता है, फ्री मीन स्पीड। वेलोसिटी को आप VF से डिनोट करते हैं, और जैम डेंसिटी को आप KJ से डिनोट करते हैं। तो VF इंटू KJ/4 होता है आपका मैक्सिमम कैपेसिटी फ्लो। दोनों वैल्यू आपको गिवन है, बस आप फॉलोइंग वैल्यू को पुटअप कर देंगे, आपको फाइंड आउट हो जाएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी फ्लो फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अपने एक्सप्लेनेशन में। और ये देखिए उसका एक्सप्लेनेशन। कैपेसिटी फ्लो जिसको आप Q से डिनोट करते हैं, और आपने फॉर्मूला रखा, यहाँ पे वैल्यू रखी है आपने किसकी, जैम डेंसिटी इनटू आपने रखा फ्री मीन स्पीड, डिवाइड बाय 4 कर दिया, आपका आंसर आ गया 2175 व्हीकल पर लेन। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 2175 व्हीकल पर लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इक्विवेलेंसी फैक्टर फॉर द कार रिकमेंडेड बाय IRC इज। तो इक्विवेलेंसी फैक्टर कार का IRC कितना रिकमेंड करता है, और आपका ऑप्शन है 0.5, 1, 1.5 एंड 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1। तो इक्विवेलेंसी फैक्टर फॉर द कार के लिए IRC रिकमेंड करता है 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी।
ये रहा उसका एक्सप्लेन। इक्वलेंसी फैक्टर ऑफ कार के केस में 1 होता है, इसको इंक्रीज करते हैं द डिफिकल्टी ऑफ द ड्राइविंग ऑफ व्हीकल फॉर हैंड कार्ट इज 2। हैंड कार्ट कितना लेते हैं हम लोग, 2 लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी इज, मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी कितनी होती है, और आपके पास अपना 1000 वी अपान एस, 1000 एस अपान वी, 1000 एस, 1000 वी। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1000 वी अपान एस आपकी होती है मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी। ये रहा आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी होती है 1000 वी अपान एस। यहाँ पे वी होती है वेलोसिटी और एस होती है आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या इसी को स्पेस हेड भी बोल सकते हैं या इसको साइड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोटर व्हीकल एक्ट वाज रिवाइज्ड इन। ध्यान रखिएगा, मोटर व्हीकल एक्ट यहाँ पे क्या लिखा है, रिवाइज्ड, ना कि पूछा है कि कब स्टैब्लिश्ड हुआ है, कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो रिवाइज्ड हुआ आपका 1988 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1988। अगर बात की जाए मोटर व्हीकल एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो हुआ 1939 में। तो 1939 में वो क्या हुआ, स्टैब्लिश्ड हुआ, और 1988 में क्या हुआ, उसको रिवाइज्ड किया गया। अब बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की। तो मोटर व्हीकल एक्ट में जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गाड़ी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो गया, जो आप पेनल्टी पे करते हैं ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम को तोड़ने पे, तो जितने भी हमारे जो रूल रेगुलेशंस बने वो सब मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आते हैं। उसको रिवाइज किया गया 1988 में और उसको स्टैब्लिश किया 1939 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1988। और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। द मोटर व्हीकल एक्ट वाज पास्ड इन 1939 एंड इट वाज रिवाइज्ड इन 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सिंबल व्हेन वायलेटेड विच में लीड टू ऑफेंस इज। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सिंबल है जिसका उल्लंघन करना, वायलेट मतलब होता है आपका उल्लंघन करना से आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है या जुर्माना देना पड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन है कास्टनरी, मैंडेटरी, इन्फॉर्मेटरी, या बोथ इन्फॉर्मेटरी एंड कास्टनरी। तो बात की जाए अगर मैंडेटरी की, तो मैंडेटरी ऐसा आपका सिंबल है जो अनिवार्य रूप से आपको क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, इस सिंबल को, इसके रूल एंड को, तो आप इसको आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट एम्बल है सिंबल व्हेन वायलेटेड विच में लीड टू ऑफेंसेज, तो आपको जो पे करना पड़ता है, जिसको आप उल्लंघन करते हैं, तो उस केस में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, वो आपका सिंबल है मैंडेटरी सिंगल। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मैंडेटरी, राइट। अगर बात की जाए कास्टनरी सिंबल की इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन सिंगल आपको क्या कहता है कि आपको वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उसको आप ब्रेक करने पे आपको वहाँ पे पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती, राइट। और तो आपको इसे ध्यान रखना है कि मैंडेटरी सिंबल है जिसके कारण आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, तो आप वो सिंबल है व्हेन वायलेटेड व्हिच में वी लीड टू ऑफेंस इज कॉल्ड, इस जो होता है आपका मैंडेटरी सिंबल होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मैंडेटरी सिंबल। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। द मैंडेटरी सिंबल इज ए सिंबल which has to be followed at all time. If violated, except for special cases, they may attract a penalty. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट इज फॉर्म्ड इन। तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट का जब आप इंटरसेक्शन पर देखते हैं, तो इंटरसेक्शन में आपका कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं जो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट एंड माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट में आपका क्रॉसिंग एंड वीविंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आते हैं, जबकि माइनर में आपके डाइवर्जिंग एंड मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आते हैं, राइट। तो बात की जा रही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हमारे कब बनते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आपके जब टू लेन टू वे ट्रैफिक के केस में बनते हैं। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू वे रेगुलेशन ऑन बोथ रोड, या इसी को आप बोल सकते हैं टू लेन टू वे ट्रैफिक। तो इस केस में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं, वो कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं आपके, 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं, राइट। अगर बात की जाए आपकी कि आपकी टू लेन वन वे ट्रैफिक है, तो उस केस में कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनेंगे, तो टू लेन वन वे ट्रैफिक में आपके 6 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं। तो वो ऑप्शन है आपका बी, देखिए आप, वन वे रेगुलेशन ऑन टू रोड। वन वे रेगुलेशन मतलब कि वन वे ट्रैफिक है एंड आपके टू रोड का मतलब टू लेन है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि टू लेन वन वे ट्रैफिक। उस केस में कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं 6, लेकिन मैक्सिमम बनते हैं आपके टू लेन टू वे ट्रैफिक, या टू वे रेगुलेशन ऑन बोथ रोड भी बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं आप टू लेन टू वे ट्रैफिक। उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं 24। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, टू वे रेगुलेशन ऑन बोथ रोड। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट फॉर्म होते हैं टू वे रेगुलेशन ऑन बोथ रोड, कितने होते हैं, 24।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्पेसिफिकेशन फॉर रोड साइन आर स्पेसिफाइड बाय। तो जो रोड का साइन होता है उसका स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा स्पेसिफाइड होता है। और आपके पास वेरियस आईआरसी कोड हैं, आईआरसी 6, आईआरसी 21, आईआरसी 67, आईआरसी 97। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आईआरसी 67 2010 के अकॉर्डिंग आपके स्पेसिफिकेशन होता है फॉर रोड साइन का। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आईआरसी 67। ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द स्पेसिफिकेशन फॉर रोड साइन आर स्पेसिफाइड बाय आईआरसी 67 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डायमीटर ऑफ द स्मॉल साइज इंफॉर्मेशन बोर्ड इज। तो जो स्मॉल साइज का इंफॉर्मेशन, आपने ट्रैफिक सिग्नल में देखा होगा, जो इंफॉर्मेशन साइज इंफॉर्मेशन जो साइन रिप्रेजेंट करते हैं उनके जो बोर्ड होते हैं, तो उसका जो स्मॉल साइज का जो इंफॉर्मेशन बोर्ड होता है उसका डायमीटर पूछ रहा है, तो उसका डायमीटर होता है हमारा 600 का। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 600 अगर मीडियम साइज का जो बोर्ड होता है इंफॉर्मेशन, उसका डायमीटर होता है 900 का। और जो लार्ज साइज का इंफॉर्मेशन बोर्ड होता है उसका डायमीटर होता है 1200 का। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका 600 क्योंकि स्मॉल साइज का इन्फॉर्मेशन बोर्ड के बारे में पूछा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, डायमीटर स्मॉल साइज का, उसका इन्फॉर्मेशन बोर्ड का डायमीटर का साइज होता है 600, मीडियम साइज का 900 एंड लार्ज साइज का होता है आपका 1200 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ बोर्ड शुड बी इंस्टॉल्ड इफ द स्पीड लिमिट इज 100 kmph। तो किस टाइप का बोर्ड यूज करते हैं जब आप स्पीड लिमिट क्या हो 100 kmph हो। तो उस केस में आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज या नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है उस केस में आप लार्ज साइज का बोर्ड यूज करते हैं। तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लार्ज साइज का बोर्ड यूज करते हैं आप जब आपकी स्पीड लिमिट 100 kmph का हो इंस्टॉल करते हैं। तो ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, लार्ज साइज ऑफ बोर्ड आर रिक्वायर्ड व्हेन स्पीड लिमिट एक्सीड 100 kmph। और अगर इससे कम की स्पीड है तो आप उस केस में आप स्मॉल या मीडियम साइज का बोर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिव वे साइन इज ऑफ। गिव वे जो साइन होता है वो हमारा किस शेप का होता है। आपके पास ऑप्शन है ट्रायंगुलर शेप, सर्कुलर शेप, ऑक्टागोनल शेप या हेक्सागोनल शेप। जो गिव वे साइन होता है वो होता है आपका ट्रायंगुलर शेप का। किस शेप का? ट्रायंगुलर शेप का। इसको आप इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप भी बोलते हैं। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो गिव वे साइन होता है वो तो आपका ट्रायंगुलर शेप का होता है, राइट, या उसको आप जनरली इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये तो आपको जनरली सी बात पता होनी चाहिए, लेकिन जो इससे इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि इसका जो बॉर्डर होता है और जो आपका इसका बॉर्डर और बैकग्राउंड होता है वो किस कलर का होता है। जो गिव साइन है वो तो ट्रेंगुलर शेप का होता है, और जो इसका जो बॉर्डर होता है, जो बोर्ड का बॉर्डर होता है वो होता है आपका रेड कलर का, और जो इसका बैकग्राउंड होता है वो होता है आपका व्हाइट कलर का। तो ये आपको ध्यान रखना है, गिव साइन का जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर का होता है, और जो आपका बैकग्राउंड होता है इसका ये व्हाइट कलर का होता है। और ध्यान रखना, जो ये गिव साइन आता है ये आपके मैंडेटरी या रेगुलेटरी या प्रोहिबिटरी साइन के अकॉर्डिंग आता है। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन कि ए गिव साइन इज ट्रायंगुलर शेप एंड इज कलर्ड इट रेड बॉर्डर। तो आप जैसा था आपको ये रेड बॉर्डर का होता है और व्हाइट बैकग्राउंड का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टॉप साइन इज हैविंग। जो स्टॉप साइन होता है वो किस शेप का होता है। आपके पास ऑप्शन है ऑक्टागोनल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर या एनी शेप। और स्टॉप साइन होता है वो आपका ऑक्टागोनल शेप का होता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि स्टॉप साइन जो होता है आपका वो ऑक्टागोनल शेप का होता है। और जो इसका बॉर्डर होता है वो बॉर्डर होता है व्हाइट कलर का, और जो इसका बैकग्राउंड होता है वो होता है आपका रेड कलर का। तो ये भी आपको ध्यान रखें, जो बॉर्डर होता है वो व्हाइट कलर का होता है और जो बैकग्राउंड होता है वो रेड कलर का होता है। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, स्टॉप सिंबल इज ए ऑक्टागोनल शेप एंड कवर्ड इन रेड बैकग्राउंड। देखिए रेड बैकग्राउंड एंड व्हाइट बॉर्डर। गिव वे साइन जस्ट इसका अपोजिट था। उस केस में क्या था, उसका बैकग्राउंड होता है व्हाइट का और बॉर्डर होता है वो रेड कलर का। लेकिन अगर स्टॉप साइन की बात की जाए तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो रेड कलर का होता है, और जो बॉर्डर होता है वो होता है आपका व्हाइट कलर का। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट विच मेथड इज प्रेफरेबल। तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए हमें कौन से मेथड को हम लोग प्रेफर करते हैं। आपके पास ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री इन वन साइड, वाइडनिंग ऑफ द रोड, यूज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल या डाइवर्टिंग द ट्रैफिक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल के केस में हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है उसको रिड्यूस करते हैं, इस मेथड को हम लोग प्रेफर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल।
ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। इन दिस केस यूज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल इज एडविजिबल एज इट विल बी हेल्प यूजफुल टू कंट्रोल द ट्रैफिक अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। इफ इट बिकम हैवी देन डाइवर्टिंग मे बी अनदर ऑप्शन विच इज नॉट कन्वीनियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल इज। तो आप, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वन ऑफ द डिसएडवांटेज क्या हो सकता है ट्रैफिक सिग्नल का। और आपके पास ऑप्शन है कि प्रोवाइड ऑर्डरली मूवमेंट एट इंटरसेक्शन। तो ये तो एडवांटेज है हमारा कि अगर ऑर्डरली मूवमेंट हो रहा है हमारा किसी इंटरसेक्शन में तो वो तो एडवांटेज हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, द क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक फ्लो इंप्रूव। अगर ट्रैफिक फ्लो की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो ये भी हमारा एडवांटेज हो गया, राइट। ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज, अगर ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, एक एडवांटेज हो गया। लास्ट है आपका द रियर इंड कोलिजन इंक्रीज। अगर रियर इंड कोलिजन इंक्रीज होता है तो ये ओनली हमारा डिसएडवांटेज होगा किसका, ट्रैफिक सिग्नल का। तो ट्रैफिक सिग्नल का वन ऑफ द डिसएडवांटेज है हमारा कौन सा, द रियर इंड कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, द रियर इंड कोलिजन इंक्रीज। अब रियर इंड कोलिजन क्या होता है, तो जनरली आप देखेंगे दिल्ली जैसी सिटी में जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड सिटी होती है, उस केस में क्या होता है कि जब भी ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम बनाते हैं तो हैवी ट्रैफिक होती है, राइट। उस केस में आप व्हीकल आपका मूव कर रहा है तो आपसे जो पीछे व्हीकल है आपने सडन ब्रेक अप्लाई किया तो आपसे पीछे आने वाला जो व्हीकल आपके व्हीकल को क्या कर दिया, कोलिजन हो गया, उनके बीच में आपस में टक्कर हो गई। तो इस आपके जो पीछे साइड से जो एक्सीडेंट होते हैं उसको आप बोलते हैं रियर एंड कोलिजन। तो वही हो गया कि जो ये कंडीशन कहाँ बनती है, जहाँ पे हैवी ट्रैफिक होता है तो रियर एंड कोलिजन का केस बढ़ जाता है। जो ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज है हमारा ट्रैफिक सिग्नल का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, द रियर एंड कोलिजन इंक्रीज। इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, द रियर एंड कोलिजन आर कॉमन इन वेरी हाईली पॉल्यूटेड सिटीज। इफ देयर इज ए सडन स्टॉपेज ऑफ व्हीकल देयर इज ए चांस ऑफ रियर एंड कोलिजन। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रैफिक सिग्नल दैट आर इंस्टॉल्ड फॉर पेडेस्ट्रियन आर कॉल्ड। तो ट्रैफिक सिग्नल जिसको पेडेस्ट्रियन के लिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल, पेडेस्ट्रियन सिग्नल, स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल या ऑटोमेटिक सिग्नल। उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेडेस्ट्रियन सिग्नल। तो ट्रैफिक सिग्नल जिसको हम इंस्टॉल करते हैं पेडेस्ट्रियन के लिए वो होता है हमारा पेडेस्ट्रियन सिग्नल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, द सिग्नल दैट आर इंस्टॉल्ड फॉर पेडेस्ट्रियन आर कॉल्ड एज पेडेस्ट्रियन सिग्नल। They are useful when there is no person to control the traffic. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द क्लियरेंस टाइम फॉर एम्बर इज यूजली। तो जो क्लियरेंस टाइम देते हैं आप एम्बर लाइट में, एम्बर लाइट आपका येलो कलर की जो लाइट होती है उसको आप एम्बर लाइट बोलते हैं। तो उसमें जो क्लियरेंस टाइम देते हैं यूजली वो आप देते हैं 3 सेकंड। कितना देते हैं आप, 3 सेकंड। तो इसको करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 सेकंड। और उसका रहा एक्सप्लेनेशन, द क्लियरेंस टाइम फॉर एम्बर मे बी एज्यूम टू से 4 सेकंड बट इन मोस्ट ऑफ द सिटीज इज एज्यूम 3 सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन ट्रायल साइकिल मेथड, क्या, इन ट्रायल साइकिल मेथड द एवरेज टाइम हेडवे इज एज्यूम्ड एज। ट्राई साइकिल मेथड में जो आप एवरेज टाइम हेडवे कितना कंसीडर करके सकते हैं, लेके चलते हैं। तो ट्राई साइकिल मेथड में आप एवरेज टाइम हेडवे 2.5 सेकंड लेके चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेकंड। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन कि द एवरेज हेडवे इन द ट्राई साइकिल मेथड इज एज्यूम 2.5 सेकंड फॉर 50 मिनट ऑफ ट्राई साइकिल। अगर आपकी ट्राई साइकिल कितनी है, 50 मिनट की है, तो उस केस में आप एवरेज हेडवे 2.5 सेकंड लेके चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द नंबर ऑफ साइकिल फॉर ए ट्रायल पीरियड ऑफ 45 सेकंड इज। तो कितने नंबर ऑफ साइकिल होगी आपके, अगर आपका ट्रायल पीरियड कितना है 45 सेकंड का है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ साइकिल को फाइंड आउट करने के लिए 900 डिवाइड बाई आप जितने भी आपको ट्रायल पीरियड दिया है। तो ट्रायल पीरियड आपको कितना गिवन है, ट्रायल पीरियड आपको गिवन है कितना, 45 सेकंड। तो 900 डिवाइड बाई 45 कर देंगे तो आपका आएगा 20। टोटल 20 नंबर ऑफ साइकिल आपकी होगी अगर ट्रायल पीरियड आपका कितना है 45 सेकंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 20। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, नंबर ऑफ साइकिल इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 900 डिवाइड बाई जो ट्रायल पीरियड कितना गिवन था आपको 45 सेकंड, डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आया 20। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द नंबर ऑफ साइकिल इन ट्रायल साइकिल मेथड इज 20। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ साइकिल इस बार गिवन है आपको कितना दिया है ट्रायल साइकिल मेथड में, 20 गिवन है, राइट।
और फॉर ट्रैफिक ऑफ 170 ऑन वन रोड, राइट, एक रोड में आपके ट्रैफिक कितना है 170, एंड 160 ऑन अनदर रोड, दूसरे रोड में आपका ट्रैफिक कितना है 160 है। देन कैलकुलेट द टोटल ग्रीन टाइम, तो आपको निकालना है टोटल ग्रीन टाइम निकालना है, क्या निकालना है आपको, टोटल ग्रीन टाइम निकालना है, राइट। तो टोटल ग्रीन टाइम आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इफ द नंबर ऑफ साइकिल इन ट्राई साइकिल मेथड इज 20, राइट, तो नंबर ऑफ साइकिल कितना है आपको 20, और ट्रैफिक आपका एक वन रोड में कितना है आपको 170, और सेकंड रोड में आपको कितना है 160, तो टोटल ग्रीन टाइम निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट रोड का ग्रीन टाइम निकाल लेंगे, देन आप सेकंड रोड का ग्रीन टाइम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, उससे आपको फाइंड हो जाएगा टोटल ग्रीन टाइम। तो चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन में। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन कि एक्सप्लेनेशन देखिए, ग्रीन टाइम ऑन फर्स्ट रोड का कैसे होगा 170 इंटू 2.5 आपका हो गया एवरेज हेडवे जो आपको बताया था, डिवाइड बाय कर देंगे आप 20 क्या है आपका यहाँ पे 20 है आपका जो टोटल नंबर ऑफ साइकिल है। तो आपका निकल आएगा फर्स्ट रोड का ग्रीन टाइम कितना निकला 21.25, राइट। सेकंड रोड का सेम निकालेंगे, सेकंड रोड का ग्रीन टाइम कैसे निकालेंगे 160 आपका ट्रैफिक फ्लो है वहाँ का, इंटू 2.5 आपका एवरेज हेडवे हो गया, और डिवाइड बाय कर देंगे नंबर ऑफ साइकिल, जो नंबर ऑफ साइकिल कितना आपका 20 है, तो यहाँ से आपका निकल आएगा सेकंड राउंड का ग्रीन टाइम, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टोटल आपका निकल जाएगा ग्रीन टाइम 41 सेकंड आया रहा 41.25, जनरली आप कंसीडर करेंगे 41 सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। एक्सक्यूशन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 41 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ सिग्नल्स, क्या है इन अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ सिग्नल, जो मेथड ऑफ सिग्नल्स होते हैं, तो आपको मैं जनरली बताया कि मेथड ऑफ हमारे वेरियस मेथड ऑफ सिग्नल्स होते हैं, उनमें से हमारा वन ऑफ द होता है अप्रोक्सीमेट ट्रैफिक सिग्नल, राइट। तो अप्रोक्सीमेट जो ट्रैफिक टाइमिंग का जो सिग्नल होता है, तो जो हमारा जो ट्रैफिक टाइमिंग डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, सिग्नल टाइमिंग के जो मेथड होते हैं, सिग्नल टाइमिंग के मेथड कौन से होते हैं हमें, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सिग्नल सिग्नल टाइमिंग के मेथड होता है ट्राई साइकिल मेथड, राइट, अप्रोक्सीमेट मेथड, वेवेस्टर मेथड एंड आईआरसी मेथड, इंडियन रोड कांग्रेस मेथड, ये चार हमारे सिग्नल टाइमिंग के मेथड होते हैं, ट्राई साइकिल मेथड, अप्रोक्सीमेट मेथड, वेवेस्टर मेथड एंड आईआरसी मेथड, राइट। उनमें से पूछ रहा है कि इन अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ सिग्नल द एवरेज टाइम टेकन टू क्रॉस बाय द पेडेस्ट्रियन इज, तो एवरेज टाइम कितना टेकन लेते हैं हम लोग जिसमें हमारा पेडेस्ट्रियन क्या कर सके, क्रॉस कर सके। तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 7 सेकंड, क्या है 7 सेकंड। तो मिनिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम टाइम होता है जो हमारा वो 7 सेकंड हम कंसीडर करके चलते हैं पेडेस्ट्रियन के लिए, जिससे वो इजिली क्या है रोड में क्या हो सके, क्रॉस कर सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 7 सेकंड। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, इन अप्रोक्सीमेट मेथड द टाइम टेकन इज एज्यूम्ड एज द क्रॉसिंग टाइम एंड इनिशियल टाइम टेकन टू क्रॉस विच शुड बी नॉट बी लेस देन 7 सेकंड, मतलब मिनिमम तो आपको 7 सेकंड लेना पड़ेगा, इससे ज्यादा ले सकते हैं, मिनिमम आपको 7 सेकंड से कम तो आप ले नहीं सकते पेडेस्ट्रियन टाइम, राइट। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज ए ट्रैफिक फ्लो ऑफ 250 व्हीकल्स ऑन रोड ए एंड 200 व्हीकल ऑन रोड बी, if the green signal time on road A is 15 सेकेंड, then the green signal time of road B is, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ट्रैफिक फ्लो दिया है रोड ए का, कितना दिया है 250 व्हीकल रोड ए में है, और 200 व्हीकल कहाँ है रोड बी में है, और ग्रीन सिग्नल टाइम दिया है रोड ए का, कितना दिया है 15 सेकंड, अब ग्रीन सिग्नल टाइम आपको निकालना है रोड बी का। इसका सिंपल सा रिलेशनशिप होता है कि ग्रीन सिग्नल टाइम रोड ए अपॉन ग्रीन सिग्नल टाइम रोड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ व्हीकल ऑन रोड ए, नंबर ऑफ ट्रैफिक फ्लो ऑन रोड बी, बस आप इक्वेट कर देंगे, यहाँ से आप एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन में। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, फ्रॉम द रिलेशनशिप आपका ग्रीन सिग्नल टाइम रोड ए का डिवाइड बाय ग्रीन सिग्नल टाइम रोड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रैफिक फ्लो रोड ए नंबर ऑफ ट्रैफिक फ्लो रोड बी, और यहाँ से आपको ग्रीन सिग्नल ए का पता है, आपको ग्रीन सिग्नल टाइम पता है 15 सेकंड, ग्रीन सिग्नल टाइम रोड बी का आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ट्रैफिक आपको पता है रोड ए का कितना है 250, नंबर ऑफ ट्रैफिक रोड बी का पता है आपको 200, यहाँ से क्विट करके आप ग्रीन सिग्नल टाइम आप रोड बी का निकाल सकते हैं जो कि आएगा आपका 12 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल मेथड इज बेस्ड ऑन सैचुरेशन फ्लो, इनमें से हमारा कौन सा ट्रैफिक सिग्नल मेथड है जो बेस्ड है हमारा किस पे, सैचुरेशन फ्लो में, और आपके पास ऑप्शन है ट्राईसाइकिल मेथड, वेबस्टर मेथड, आईआरसी मेथड और अप्रोक्सीमेट मेथड। ये चारों जो मेथड है, ये चारों मेथड आपके सिग्नल टाइमिंग के मेथड है, इन चारों मेथड में से हमारा सैचुरेशन फ्लो के बेस्ड पे कौन सा मेथड है, वो है हमारा वेबस्टर मेथड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वेबस्टर मेथड। ये रहा आपके क्वेश्चन का
एक्सप्लेनेशन, द सैचुरेशन फ्लो इज द मैक्सिमम फ्लो विच अकर ऑन द पीक हावर। तो सैचुरेशन फ्लो क्या होता है? सैचुरेशन फ्लो आपका ऐसा मैक्सिमम फ्लो होता है जो हमारा अकर करता है कहाँ पे? पीक हावर पे। एंड इट इज द मैक्सिमम फ्लो एंड इन एब्सेंस ऑफ डाटा इट इज एज्यूम्ड 1600 पीसीयू। अगर आप डाटा का ऑप्शन है तो इस केस में हम लोग सैचुरेशन फ्लो को कंसीडर करके चलते हैं 1600 पीसीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन ए टू फेस रोड the saturation flow on road A is 1000 and normal flow is 250, whereas on a road B the saturation flow is 1500 and normal flow is 500. The total dead time is 10 second. Find optimum cycle length। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कई बार पूछ जा चुका है, और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको निकालना है फाइंड ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, और ये ऑप्टिमम साइकिल लेंथ अकॉर्डिंग टू वेबस्टर मेथड के अकॉर्डिंग हमारा फाइंड आउट करते हैं कि फाइंड ऑप्टिमम साइकिल लेंथ वेबस्टर मेथड के अकॉर्डिंग। इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 1.5 L प्लस 5 अपान 1 माइनस बाई, राइट। ये होता है हमारा ऑप्टिमम साइकिल लेंथ जिसको हम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब बात करते हैं 1.5 L। L क्या होता है? L होता है आपका टोटल लॉस्ट टाइम। क्या होता है L? टोटल लॉस्ट टाइम। और टोटल लॉस्ट टाइम आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो फाइंड आउट करते हैं आप 2n प्लस r से। r क्या होता है? r होता है आपका रेड टाइम। क्या होता है? r आपका टोटल रेड टाइम होता है r, राइट। और n क्या होता है? नंबर ऑफ लेन। नंबर ऑफ लेन क्या होता है? वो नंबर ऑफ फेस या नंबर ऑफ लेन बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेस होता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, नंबर ऑफ फेस होता है n। तो देखिए फार्मूला जो तो है ऑप्टिमम साइकिल मेथड का जो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर है वो होता है 1.5 L प्लस 5 अपान 1 माइनस बाई। यहाँ पे मैं L की बात कर रहा हूँ। L होता है आपका टोटल लॉस टाइम जिसका फार्मूला होता है 2n प्लस r। n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ फेस, r होता है आपका टोटल रेड टाइम। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? देखिए टोटल रेड टाइम दिया है, ना कि टोटल लॉस्ट टाइम। तो टोटल लॉस्ट टाइम आपको निकालना पड़ेगा, मतलब एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगा। उसका फार्मूला होता है 2n प्लस आर। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ फेस। क्वेश्चन में आपको पहले दिया है ऑन ए टू फेस, तो n की जगह आप कितना पुट अप कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। 2 इंटू एन की जगह कितना? 2। 2 इंटू 2 प्लस आर। आर क्या है? रेड टाइम। रेड टाइम आपको दी हुई है ना 10 सेकंड, तो कितना आएगा? 10। तो 4 प्लस 10 कितना आएगा? 14 सेकंड। तो टोटल लॉस्ट टाइम कितना? एल की वैल्यू की जाएगी 14 सेकंड। तो आपका फॉर्मूला था 1.5 एल। एल आपने फाइंड आउट कर लिया प्लस 5 अपान 1 माइनस बाई। बाई क्या होता है आपका? बाई होता है आपका क्रिटिकल फ्लो रेशियो। क्या होता है? क्रिटिकल फ्लो रेशियो। और बाई क्या होता है? सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो। सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो का मतलब आपका रोड ए का भी क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकलेगा और रोड बी का भी क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकलेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये होता है आपका बाई, राइट। अब क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकलता कैसे है? तो क्रिटिकल फ्लो रेशियो का फॉर्मूला होता है नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो। नॉर्मल फ्लो कितना किया मैंने? रोड ए का 250 और सैचुरेशन फ्लो रोड ए का कितना किया मैंने? 1000। तो नॉर्मल फ्लो अपान सैचुरेशन फ्लो को कर देंगे तो 250 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो आ जाएगा क्रिटिकल फ्लो रेशियो आ जाएगा रोड ए का। सेम ऐसे रोड बी का भी निकाल लेंगे, यहाँ से आप दोनों को सम कर देंगे, बाय निकल जाएगा, फार्मूला वैल्यू को पुट अप कर देंगे, इससे फाइंड आउट होगा आपकी ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। तो ये मैंने जनरली डिस्कस कर दिया। इस क्वेश्चन को देखते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकालेंगे रोड ए का, तो नॉर्मल फ्लो डिवाइड बाय क्या कर दिया आपने? सैचुरेशन फ्लो, तो आ गया 0.4। रोड बी का भी निकाल लेंगे, रोड बी का भी क्रिटिकल फ्लो रेशियो आएगा, नॉर्मल फ्लो डिवाइड बाय सैचुरेशन फ्लो कर दिया आपने, तो आ गया रोड बी का भी। दोनों को ऐड कर दिए तो ये आ गया सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो आ गया कितना? 0.7। और ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का फार्मूला आपको जैसे कि पता है, सी नॉट से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला होता है 1.5 L प्लस 5 डिवाइड बाई 1 माइनस बाई 1.5 L। L आपका कितना है दिया है यहाँ पे? देखिए 14। कैसे दिया है? L निकालने का फॉर्मूला जैसे कि आपको मैंने बताया 2n प्लस r। n होता है नंबर ऑफ फेज, तो आपको दिया है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस r। r दिया है टोटल टाइम दिया है आपको 10 सेकंड, तो आपका आ गया 14। तो 1.5 इंटू 14 प्लस 5 डिवाइड बाई 1 माइनस बाई की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ से 0.7 रख दिया और आपका ऑप्टिमम साइकिल लेंथ आ गई 87 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 87 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ ट्रैफिक आइसलैंड कैन बी यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को रिडक्शन करने के लिए किस टाइप का जो ट्रैफिक आइसलैंड आप यूज करते हैं? आपके पास ऑप्शन है डिविजनल आइसलैंड, चैनलाइज्ड आइसलैंड, पेडेस्ट्रियन लैंडिंग आइसलैंड या रोटरी आइसलैंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रोटरी आइसलैंड। रोटरी आइसलैंड का आप यूज करके रिडक्शन करते हैं किसका? कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रोटरी आइसलैंड।
ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। द मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कैन बी मोस्टली रिड्यूस बाय रोटरी आइसलैंड। रोटरी मतलब चौराहा। तो जो चौराहे का जो आइसलैंड का यूज करके आप कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। विच आर मोस्टली यूज नियर मेजर ट्रैफिक इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गाइड पोस्ट आर यूजली ऑफ हाइट। जो गाइड पोस्ट होता है उसकी हाइट कितनी होती है? तो गाइड पोस्ट आपको पता ही है कि जब आप कभी मूव कर रहे होते हैं तो आप रोड पे देखते हैं, रोडों पे जो आप जनरली देखते हैं तो वहाँ पे आपको गाइड पोस्ट लगे होते हैं जो व्हाइट कलर का जिनका बैकग्राउंड होता है, और रेड कलर में उनको, सॉरी ब्लैक कलर में आप मेंशन होता है कि इतने किलोमीटर बाद दिल्ली है या इतने किलोमीटर बाद आगरा है, वो मेंशन होता है। उसको आप जनरली क्या बोलते हैं, गाइड पोस्ट बोलते हैं। तो उसकी हाइट बोल रहा है कि यूजली हाइट कितनी कंसिडर करके चलते हैं। तो उसकी आप हाइट जनरली कंसिडर करके चलते हैं 0.8 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 0.8 मीटर। जनरली आप उसको 0.8 से 1.2 मीटर के बीच लेके चलते हैं, पर जनरली आप उसको 0.8 मीटर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 0.8 मीटर। और ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द गाइड पोस्ट आर यूजली ऑफ हाइट 1.8 टू 1.2 मीटर एंड दे आर प्लेस्ड एट 45 डिग्री एंगल फॉर क्लियर विजिबिलिटी। तो क्लियर विजिबिलिटी के लिए आप उसको कहाँ पे प्लेस करते हैं, 45 डिग्री एंगल पे प्लेस्ड करते हैं, जिससे आपको क्लियर विजिबिलिटी हो। और उसका जो हाइट होती है 0.8 से 1.2 मीटर के बीच होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 0.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंटरसेक्शन दैट इज प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रोड इज कॉल्ड। तो जनरली आपका ऐसा इंटरसेक्शन जिसको आप प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ रोड। अब मतलब आपका समझ जाइए कि मान लीजिए आपका एक बाईपास हुआ और एक आपके बाईपास के नीचे से रोड गई हुई, राइट। अब बाईपास आपका आप हायर एलिवेशन में है और जो दूसरी रोड है वो आपकी लोअर एलिवेशन में, राइट। तो मतलब जो दोनों रोड का जो रिड्यूस लेवल है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। रोड एक का रिड्यूस लेवल डिफरेंट है, रोड बी का रिड्यूस लेवल क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे टाइप का जो इंटरसेक्शन होता है उसको आप बोलते हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। इस केस में क्या होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ रोड होती है, उसको बोलते हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ये रहा आपका उसका एक्सप्लेनेशन। एन इंटरसेक्शन दैट इज प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ रोड इज कॉल्ड ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, दस एलिमिनेटिंग द क्रॉसिंग मैन्यूवर। इससे क्या होता है, एलिमिनेट करते हैं आप क्रॉसिंग मैन्यूवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ एन एडिशनल पेमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर लेन चेंज देन दैट इंटरसेक्शन इज कॉल्ड। तो अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एडिशनल पेमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर लेन चेंज के लिए। अब आपने जनरली देखा होगा कि बाईपास में या हाईवे में जो आप एक एडिशनल पेमेंट बनाते हैं, एक अलग रोड बनाते हैं जो सिटी के अंदर जा रही होती है, और बाईपास आपका या हाईवे आपका जो बाईपास से होते हुए गुजर जाता है। तो सिटी के अंदर जो ऐसी रोड जाती है उसको इस टाइप का जब एक एडिशनल पेमेंट बनाते हैं जो हाईवे से कट के, मतलब हाईवे से आपका क्या होता है, डाइवर्ट डाइवर्ट हो जाता है और सिटी के अंदर मूव करता है। इस टाइप का जो पेमेंट बनाते हैं उसको आप, उस टाइप के इंटरसेक्शन को आप क्या बोलते हैं? और आपके पास ऑप्शन है टी इंटरसेक्शन, रोटरी इंटरसेक्शन, फ्लेयर्ड इंटरसेक्शन या स्क्यूड इंटरसेक्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका फ्लेयर्ड इंटरसेक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लेयर्ड इंटरसेक्शन। इफ एन एडिशनल पेमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर ए लेन चेंज देन द एट इंटरसेक्शन इज कॉल्ड फ्लेयर इंटरसेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा आपका उसका एक्सप्लेनेशन। इफ एन एडिशनल पेमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर लेन चेंज देन दैट इंटरसेक्शन इज कॉल्ड फ्लेयर इंटरसेक्शन। इट इज प्रोवाइडेड इन वेरी क्राउडेड एरिया। तो जहां ज्यादा क्राउडेड एरिया होता है उस केस में इसको आप प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन इंडिया द डिजाइन वेलोसिटी एट रोटरी इज कंसीडर्ड एज। तो इंडिया में आप जो डिजाइन वेलोसिटी कंसीडर करते हैं रोटरी की, वो कितना कंसीडर करके चलते हैं? आपके पास ऑप्शन है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 एंड 60 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 40 किलोमीटर पर आवर। अगर बात की जाए रोड के, तो अगर रूरल रोड है, रूरल रोड के केस में आप जनरली कंसीडर कर सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर रोटरी की डिजाइन में। और अगर बात की जाए अर्बन रोड की, तो अर्बन रोड के केस में आप 30 किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर सकते हैं रोटरी की डिजाइन। बट जनरली अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया है कि रूरल या क्वेश्चन में रूरल या अर्बन रोड, उस केस में आप जो इंडिया में डिजाइन वेलोसिटी लेके चलते हैं रोटरी की, वो ले चलते हैं आप 40 किलोमीटर पर हावर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 40 किलोमीटर पर हावर। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। इन इंडिया यूजली देयर इज नो लिमिट अक्रॉस द रोटरी बट सेफ्टी इट इज कंसिडर 40 किलोमीटर फॉर डिजाइन पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.43
and the design velocity is 40 किलोमीटर पर आवर, then the radius of curve is, तो आपको रेडियस ऑफ कर्व निकालना है, राइट। और आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है कितना 0.43 एंड डिजाइन वेलोसिटी आपको गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सा आपको पता है कि इस केस में आपका फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन 127 एफ, जो आपको आप निकालते हैं रोटरी के केस में। तो आप यहाँ पे जनरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो एंट्री रेडियस होती है आपको रोटरी की, उसका फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन 127 एफ। एफ क्या होता है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और वेलोसिटी जो वी होती है आपकी वेलोसिटी होती है, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे, यहाँ से आप रेडियस आप कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप देखते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में। द रेडियस ऑफ कर्व इज गिवन वी स्क्वायर अपॉन 127 एफ। इसको आपने जनरली सुपर एलिवेशन के कॉन्सेप्ट में भी देखा होगा। वी आपकी वैल्यू पता है 40 का स्क्वायर अपॉन 127, एफ आ दिया आपको ऑप्शन नंबर 0.43, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 30 मीटर। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 30 मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मिनिमम रेडियस फॉर रोटरी आइसलैंड रिकमेंडेड बाय आईआरसी इज। तो अब रोटरी के बारे में जैसे डिस्कस कर रहा था मैं, तो रोटरी का आप जो एंट्री साइड है, तो एंट्री साइड का रेडियस का जनरली आपका फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन 127 ऑफ, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। एग्जिट साइड की जो रोटरी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है किससे, एंट्री साइड की रोटरी के रेडियस से, राइट। ये भी आपको रखना है। और जो सेंट्रल आइसलैंड होता है, जो चौराहे का जो सेंटर का पोर्शन होता है, उसका जो रेडियस होता है, उसको अकॉर्डिंग टू आईआरसी क्या रिकमेंड करता है, वो रिकमेंड करता है आपका 1.33 टाइम्स, यानी 1.33 टाइम्स ऑफ एंट्री रेडियस। तो 1.33 टाइम्स ऑफ एंट्री रेडियस के इक्वल रिकमेंड करता है आपका जो सेंट्रल आइसलैंड होता है, जिसको आप रोटरी का सेंट्रल आइसलैंड बोलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आईआरसी उसकी रेडियस होती है 1.33 टाइम्स ऑफ एंट्री रेडियस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बी 1.33 टाइम्स ऑफ एंट्री रेडियस। अगर बात की जाए आपकी बात की जाए एग्जिस्ट रेडियस की, तो एग्जिस्ट रेडियस होता है 1.52 टू टाइम्स ऑफ एंट्री रेडियस के। ध्यान रखिएगा 1.5 टू 2 टाइम्स होता है एंट्री रेडियस के, कौन सा, एग्जिस्ट रेडियस। और अगर सेंट्रल आइसलैंड या रोटरी का आइसलैंड जो चौराहे का सेंटर का पोर्शन होता है, उसका जो हम लोग रेडियस डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी, वो होता है हमारा 1.33 टाइम्स ऑफ एंट्री रेडियस। तो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1.33 टाइम्स ऑफ एंट्री रेडियस। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द IRC recommended an average radius of 1.33 times the entry radius for a rotary design। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और एग्जिस्ट का कितना होता है, हमारा एग्जिस्ट का होता है 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ एंट्री रेडियस। और थैंक यू दोस्तों, ये आपका हाईवे इंजीनियरिंग का टॉप एमसीक्यू का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। और इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आई है, जिस क्वेश्चन के में कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, वो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल काइजन टेक ईडी के अबाउट सेक्शन में मेरे को व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे मैसेज के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। और आपको कोई भी अगर सुझाव है, कुछ भी हो, तो आप मुझसे उसको कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों। Change for good.